गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका पता है कि आपका फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट 2 या 3 डेज में है और आप इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टेंशन में हैं इसको लेकर के। तो इस सब्जेक्ट को लेकर के आपको टेंशन में आने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मैं एक ये क्वेश्चंस है जो 14th-15th क्वेश्चंस है जिनको आपको अच्छे से और बहुत ही क्लियर विजन के साथ इनको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और आराम से और इजी तरीके से अगर आप इसको सुन लेते हैं तो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के व्यू से आपको करने में कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि पिछला फार्मा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिनने देखा है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हुआ है। फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री या आपकी फार्मा केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से सिमिलर हैं, बट वहाँ क्या था, आपको उसकी हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज़ बता करके और आपको उसमें कुछ मेंशन करना था। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना है, फार्माकोलॉजी का मेन पहले डेफिनेशंस के बारे में हल्का फुल्का अपने को पता होना चाहिए। अगर आपने ह्यूमन एनाटॉमी एचएपी पढ़ी है तो उसके दौरान क्या है आपको उसके रिगार्डिंग पता रहता है। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर मेन उसका क्लासिफिकेशन रहता है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अगर ये चीज़ दोनों आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाती है तो आपको फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम पास करने में कतई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप उनको अच्छे से और क्लियरली विजन के साथ जितना हो सकता है मैं उतना इनको आपको एक पीडीएफ के माध्यम से दिखाने की भी कोशिश करूँगा। और अगर नहीं है तो आप उन चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से सुनिए ताकि आपको एग्ज़ाम में राइट नोट करते हुए परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन है अपना, क्लासीफाई डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल एंड आईवी रूट। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है कि ये लगभग 98-99% ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के व्यू से। एग्ज़ाम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। तो इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है आपका क्लासिफिकेशन है। तो आप इसको क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे, इस क्लासिफिकेशन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पाथ होता है जिससे आप ड्रग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो या इंट्रोड्यूस करते हो, किसके लिए, डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। वो क्या कहलाता है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद में आप ये फ्लो चार्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ये आप बनाएंगे। नीचे क्लासिफिकेशन लिखेंगे, इसमें दो तरह से लिखेंगे, एक सिस्टमिक और दूसरा अपना लोकल। जो सिस्टमिक है उसके अंदर क्या आएगा, जो बॉडी से होकर के गुजरता है, जैसे आपके इंटेस्टाइन के थ्रू दे तो वो क्या है आपका एंट्रल रूट है, और जो आपका विदाउट इंटेस्टाइन मतलब जो आईवी है, आईएम है, इस तरह से रूट दें जो मतलब इंजेक्शन के थ्रू दे वो क्या आपका पेरेंट्रा है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे अप्लाई किया जाए तो वो क्या आपका लोकल रूट है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की दिक्कत नहीं करनी है। इसको खाली आप एंट्रल रूट के थ्रू तो देखो तो क्या होगा, और रूट से आप दे रहे हो उसको या क्या दे रहे हो आप सबलिंगल, मतलब आपके जीभ के नीचे का अंडर टंग होता है वो संगबल रूट होता है। उसके बाद में रेक्टल रूट, जब आप एनएस कैविटी से देते हो तो वो क्या आपका एंट्रल रेक्टल रूट है। उसके बाद में आता है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल के अंदर क्या है, आप जो इनहेलेशनल नेजल कैविटी के दौरान नाक से देते हो वो क्या आपकी इनहेलेशनल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका इंजेक्शन है जो आपके ट्रांसडर्मल या डर्मिस पार्ट्स में दिया जाता है, जैसे आपका इंट्रावेनिस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा एथिकल है, इंट्राडर्मल है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पेरेंट्रल रूट्स हैं। उसके बाद में क्या अपना लोकल रूट्स के बारे में बात करें तो लोकल रूट्स में क्या आपका टॉपिकल रूट है, ठीक है। ऑक्यूलर जो आपकी आई के अंदर जो ड्रॉप्स वगैरह है, ये ड्रॉप्स वगैरह जो यूज़ की जाती है, आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ की जाती है, ये क्या आपका टॉपिकल रूट है। या आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो ये क्या आपका टॉपिकल रूट्स है, ठीक है। इस तरह से आपकी वेजाइना है या माउथ है, ठीक है, या मुकोजा थ्रोट्स है, इनके थ्रू अगर आप दे रहे हो तो वो ये क्या है आपके टॉपिकल रूट्स के दौरान या लोकल रूट है के अंदर ये काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या अपन इसको क्लासीफाई करते हुए और आगे अपन क्या है आईवी और ओरल के बारे में डिफरेंशिएट करते हुए इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब क्या है अपन ओरल रूट के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। अब ओरल रूट क्या होता है, जो सब्सटेंस जो ड्रग्स क्या है अपन
माउथ के द्वारा देते हैं वो क्या आपका ओरल रूट है। ये क्या है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब खुद ले सकते हैं इसको अपन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या है इसके अंदर होता है। और क्या है ड्रग है वो पुरली अब्जॉर्ब होती है, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह है। ये क्या है इरिटेबल ड्रग्स है, क्या है वोमिटिंग्स वगैरह है वो कोज कर सकती है। ये क्या है अनप्लेटेबल, इनका टेस्ट वगैरह है वो क्या है अपने को अच्छा नहीं लगता, जैसे क्या है पैराहेल्डिहाइड वगैरह है। इस तरह से क्या है मोस्ट कॉमन यूज है वो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए ये क्या है रूट यूज नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर क्या अपने को एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए हैं, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपन यहाँ कर सकते हैं। ये क्या है मेरिट और डिमेरिट है। ये क्या है आपका सेफ रूट है, कन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स है, इकोनॉमिकल है, स्टरलाइजेशन किसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं रहती है, असिस्टेंट किसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं रहती है, खुद ले सकते हो आप। इसके अंदर क्या है टॉक्सिसिटी होने के चांसेस क्या हैं लेस रहते हैं, मतलब क्या है ड्रग इंटरेक्शन नहीं कर सकती। डीमेरिट की बात करें तो इसका डीमेरिट क्या है, ये क्या है बॉडी के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती है। गैस्ट्रिक के अंदर क्या है इरिटेशन कोज करती है। इनका टेस्ट क्या होता है अनप्लेटेबल होता है। ये क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या सूटेबल नहीं रहती है। और क्या है इसको इमरजेंसी के अंदर नहीं दे सकते हैं। ये नोजिया है, वोमिटिंग्स है, इस तरह की डिजीज है वो कोज करती है। तो ये क्या हुआ अपना ओरल रूट हुआ। अब अपन क्या है आईवी के बारे में बात करते हैं। आईवी के रिगार्डिंग बात करें तो आईवी क्या है, आईवी का मतलब क्या है अपना इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो क्या है पूरी बॉडी के अंदर इसको क्या है अपन इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जाता है। अब इसकी मेरिट और डिमेरिट की बात करें तो इसके अंदर क्या है 100% बायोबिलिटी होती है, ठीक है। डिजायर्ड इसके अंदर क्या है ब्लड कंसेंट्रेशन, क्योंकि डायरेक्ट अपने क्या है ब्लड के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं। लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी इसके अंदर दे सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन है उस कंडीशन में क्या अपन आईवी रूट से दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं लेकिन ओरली नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जबकि ओरल में क्या हो रहा था अपना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था। इंट्रावेनस के अंदर क्या है गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसके अंदर क्या है प्रिवेंट करती है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एक्टिविटी हो रही थी। उसके बाद में इसकी मेरिट डीमेरिट के बारे में बात करें तो ये क्या है सेफ्टी लेवल इसके अंदर क्या है लो रहता है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के अंदर चली जाती है। उसमें क्या है सेफ्टी लेवल है वो आपका लो नहीं रहता है। उसके अंदर क्या आराम से सेफ्टी लेवल रहता है क्योंकि आपने ओरली ली है। उसके बाद में क्या है ये पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट रहती है और पेनफुल रहती है, लेकिन वहाँ ओरली रूट से किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता है। इसके अंदर क्या है आपको टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन की रिक्वायर्ड होती है जब आपको इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या था कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं है, आप खुद उसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। उसके बाद में क्या है इसके अंदर क्या है इन्फेक्शन अगर हो सकता है, लेकिन वहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। इन्फेक्शन यहाँ क्यों अगर हो सकता है, क्योंकि जब आप जिस साइट ऑफ एक्शन से ड्रग को इंजेक्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर एरिया की सेल नीडल के दौरान क्या हो जाएगी इंजर्ड हो जाएगी। उसके बाद क्या है जब आपका आईवी रूट है ये क्या रहता है कॉस्टली रहता है, लेकिन आपका ओरल रूट था वो क्या था इकोनॉमिकल था, क्योंकि टैबलेट्स वगैरह वो आपकी 1-2 रुपए की टैबलेट आ जाती है, जबकि इंजेक्शन वगैरह नॉर्मली है मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 रुपए का इंजेक्शन से लोअर क्वांटिटी के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो इस तरह से क्या अपन इस क्वेश्चन को आराम से और इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अब आपको थोड़ा सा एक पेरेंटल रूट के बारे में बता देते हैं। जैसे आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है तो क्या है आपका मसल्स के अंदर अप्लाइड किया जाता है 97 डिग्री एंगल पे। उसी तरह से क्या है सबक्यूटेनियस टिश्यू है तो सबक्यूटेनियस के अंदर क्या है 45 डिग्री एंगल पे इंजेक्ट किया जाता है। इसी तरह से क्या है डर्मिस है तो डर्मिस के अंदर क्या है आपका इंजेक्शन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके अंदर किया जाता है। इंट्रावेनस के अंदर 25 डिग्री पे किया जाता है और इंट्राडर्मल के अंदर क्या है 10 से 15 डिग्री पे 10 to 15 डिग्री एंगल पे क्या इसको इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या ये आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होता है। आपको इसके अंदर इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन एंटी मलेरियल ड्रग, क्लासीफाई एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्यूनिन्स। तो इस तरह से क्या है अब एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन अपने करते हुए पहले क्या है अपन एंटी मलेरियल के बारे में बताएंगे कि एंटी मलेरियल क्या है। ऐसे सब्सटेंस या ऐसी ड्रग जो क्या करें मलेरिया की डिजीज को ट्रीट करे क्योर करे वो क्या आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है। तो एंटी मलेरियल किसकी वजह से होता है तो इसकी 4 स्पीसीज है। कौन कौन सी है तो उसके बारे में अपन जानते हैं पहले। अब क्या है कौन कौन सी 4 स्पीसीज हैं जिनकी वजह से क्या अपने को मलेरिया है वो कोज होता है। तो 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, जिनके बारे में क्या है आप सब अच्छे से जानते हो। ये क्या है प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो आपका बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ है उसकी वजह से प्लाज्मोडियम मलेरिया का क्या होता है प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से क्या है फीमेल जो एनाफ्लीज होती है उसकी वजह से क्या होती है गैमिट्स है वो स्पोरोजोइड्स के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में मीरोजोइड में कन्वर्ट होते हैं और मीरोजोइड से क्या है oocyst और जाइगोट का फॉर्मेशन होकर के और आपकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी को क्या करते हैं ये रप्चर करते हैं। तो इस तरह से क्या रहता है उसके अंदर पूरा लाइफ साइकिल रहता है। ये थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में इनिशियल में डाल देते हैं डेफिनेशन के तौर पर। उसमें डालने के बाद में अब आप क्या करेंगे इसका आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे प्रॉपरली। क्लासिफिकेशन में क्या है वही केमिकल क्लासिफिकेशन रहता है। अगर आपको फार्मा केमिस्ट्री का याद है तो वही लिख सकते हो।
4 अमीनोक्लोरीन डेरिवेटिव्स के अंदर आपका आएगा क्लोरोक्विनोन, हाइड्रोक्सीक्विनोन, अमोडियाक्विनोन और पायरिनिडिन। उसी तरह से 8 अमीनोक्विनोन के अंदर आएगा प्रीमाक्विनोन, टेफ्लाक्विनोन और बुलाक्विनोन। उसके बाद में सिंकोना की छाल से जो सिंकोना बार्क से एल्कलॉइड ऑब्टेन होता है, क्यूनिन है, क्यूनिडीन है। उसी तरह से क्यूनोलिन है, क्यूनोलिन के अंदर आपका मेफ्लाक्विनोन है। उसी तरह से बिग्वेनाइट डेरिवेटिव्स है, प्रोग्यूनिल, क्लोरग्यूनिल्स। उसके बाद आपका आता है डाई अमीनो पायरिमिडिन में पायरामीथामाइंस आ जाएगा। सल्फोनामाइड्स के अंदर आपका सल्फाडॉक्साइन और डैप्सोन है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन है आपका, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद में नेप्थाक्विनोन है, एट्रोवाक्विनोन्स। उसके बाद में क्या है, सैस्क्यूटर्पिन है आपका, आर्टिसोनेट है, आर्टिमीथर है, आर्टीथर है। तो इस तरह से क्या है, ये आपका प्रॉपर और अच्छे से क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके अंदर से अगर आपको 5 या 6 भी अगर इसमें से याद और अच्छे से ध्यान में रहने वाली चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, वो आप याद कर लीजिए और वो आप उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन के तौर पे मेन इसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन रहता है। अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से कर दिया है तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में क्या है, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या है, अब आपको क्या है, एक पर्टिकुलर ड्रग का उसका मैकेनिज्म एक्शन पूछा जाएगा, एडवर्स इफेक्ट पूछा जाएंगे और उसके थेराप्यूटिक एक्टिविटी पूछी जाएगी। तो वो अपन जानते हैं अब इसके बारे में आगे। तो जैसे अपने को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्यूनिन के बारे में बताइए, तो क्यूनिन के बारे में क्या है, इसके अंदर ऊपर से ही कंफर्म हो रहा है आपको कि ये क्या है, सिंकोना का एल्कलॉइड है। तो सिंकोना से ऑब्टेंड होता है, सिंकोना की बार्क से ऑब्टेंड होता है। ये क्या होते हैं, ये एल्कलॉइड क्या होते हैं, मेनली जो ये ड्रग होती है वो पाइटर टेस्ट की होती है, नोजिया और वोमिटिंग कोज करती है, ठीक है। अब इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सिंकोना है, ये क्विनिन है, ये आपका क्या करता है, जो आरबीसी की जो पैरासाइट स्टेज होती है उसको इनहिबिट करती है। क्या, जिसके अंदर जो आरबीसी रप्चर हो रही होती है, जो प्रोटोजोआ के द्वारा रप्चर की जाती है, उस आरबीसी की रप्चर स्टेज को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, उस पर एक्टिवेट होता है और उसके बाद में क्या, उसका रप्चरिंग होना क्या होता है, बंद कर देता है। तो इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन रहता है। इसको मेनली क्या अपन सेरिब्रल मलेरिया होता है उसके अंदर इस डिजीज को यूज किया जाता है। तो आप यूज के तौर पे लिखेंगे, अब जैसा इसका यूज लिखना पड़ेगा आपको, तो यूज किस में यूज किया जाता है इसको, तो आप इसको सेरिब्रल मलेरिया के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद में आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चलती है। तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसका टेस्ट होता है बाइटर टेस्ट होता है, क्योंकि सिंकोना की छाल से ऑब्टेन हो रहा है तो बाइटर टेस्ट है। नोजिया कोज करेगा, वोमिटिंग कोज करेगा, ठीक है। आपका जीआईटी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये उसके अंदर भी एक्टिविटी करेगा, एचसीएल का सिक्रेशन बढ़ा देगा, उसके अंदर इंटॉलरेंस करेगा, इरिटेशन कोज करेगा। उसके बाद में क्या है, मेन साइड इफेक्ट क्या है, टिनिटाइटिस कोज करेगा। टिनिटाइटिस होता है कानों के अंदर घंटियां बजना, रिंगिंग इन ईयर। तो ये क्या हो गए, आपके सिंकोना के साइड इफेक्ट हो गए। इस तरह से क्या है, आप इस क्वेश्चन को साइड इफेक्ट लिख सकते हो। मैकेनिज्म एक्शन हो गया अपना, आपने इसका क्लासिफिकेशन लिख दिया है। ये तो हुई आपकी इसके अंदर मेन बात। अब क्या है, मैंने जैसे आपको एक स्टार्टिंग की इनिशियल जो वीडियो बनाई थी ट्रिक वाली, उस ट्रिक के अंदर मैंने बताया था कि पहले अपने को फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल लिखनी है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के अंदर क्या लिखेंगे कि उसके जो भी ड्रग्स आप ले रहे हो उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं अपन कि ड्रग है बॉडी के अंदर क्या एक्टिविटी कर रही है, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो क्या आती है आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल आती है। उसके अंदर क्या है, अब जैसे सिंकोना ली तो सिंकोना की क्या है, टैबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। तो सिंकोना को क्या किया अपन ने, जैसे टैबलेट फॉर्म में क्या ओरली ली, तो ओरली ऑब्जर्व होने के बाद में क्या वो अपने जीआईटी में जाएगी, जीआईटी में जाकर के क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने के बाद में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगी, उसके बाद में क्या आपके ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद में क्या है, अब उसकी एब्जॉर्प्शन फेज कंप्लीट होती है। एब्जॉर्प्शन फेज कंप्लीट होने के बाद में क्या, अब उसका अब उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, उसकी ड्रग की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो आयनाइजेशन की है या उसके अंदर लिपिड सॉल्युबिलिटी की है या उसका बाइंडिंग है, वो टिश्यू से कैसे बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, ब्लड की एल्ब्यूमिन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन एसिडिक नेचर है तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, अगर बेसिक नेचर है तो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म किसके अंदर होता है, मोस्टली ड्रग का क्या है, लीवर से मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर अलग अलग फेज होती हैं, 2 फेज लिख देंगे अपन, जैसे ऑक्सीडेशन फेज है, रिडक्शन फेज है। तो इस तरह से क्या उसको अपन ब्रीफली थोड़ा सा समराइज करते हुए और आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए एक दूसरे को वर्ड से क्या है, अब जब आपका पहला एब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो चुका है, उसके बाद में क्या है, एक्सक्रीशन कर देंगे इसके यूरिन से या फिकल मटेरियल से, उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। इस तरह से क्या आपकी ये फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हो गई। उसके बाद में अपन क्या है, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल के बारे में लिखेंगे। फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल में अंदर क्या है, जैसे अभी अपन ने बताया कि सिंकोना के अंदर क्या करा था, वो आरबीसी क्या कर रही थी, आरबीसी की जो पैरासाइट्स है उसको क्या कर रही थी, रप्चर होने से रोक रही थी, उसको इनहिबिशन कर रही थी। तो वो क्या आपका हो गया, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद में क्या है, इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन लिख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि जो
एजेंट्स आप यूज कर रहे हो वो ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट दे रहे हैं। जैसे सीएनएस के ऊपर क्या करेगा, ये मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया के अंदर अपन यूज कर रहे हैं तो सीएनएस को क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपना सीएनएस के अंदर एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी क्या कर रहा है, सेरिब्रल मलेरिया क्या होती है, एक तरह की फीवर होती है, तो क्या जो ब्रेन की फीवर होती है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। तो सीएनएस पे एक्टिविटी हुई इसकी, उसके बाद में क्या है, सीवीएस पे भी एक्टिविटी हुई। कैसे, जो आपकी आरबीसी रप्चर हो रही थी उस आरबीसी को रप्चर होने से क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिससे क्या होगी, पीपीस पे भी इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, पीपी आपकी क्या है, लोअर डाउन होगी। नॉर्मली क्या हो रही, लोअर डाउन कब हो रही थी, जब वो आरबीसी के अंदर सिजेंटोसाइडल की कोज कर रही थी। इस तरह से क्या अपन एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए लिख देंगे। जीआईटी के अंदर आप लिख देंगे, जीआईटी के अंदर क्या होगा, जीआईटी के अंदर टॉलरेंस कोज करेगा, ठीक है। जीआईटी में होने के बाद में क्या है, लीवर के द्वारा क्या होगा, ये मेटाबोलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या अपन इसको एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख देंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखने के बाद में क्या है, लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसके साइड इफेक्ट लिखेंगे। साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, ये बाइटर टेस्ट में होता है, नोजिया और वोमिटिंग कोज करता है, जीआईटी इंटॉलरेंस कोज करता है, टिनिटाइटिस, रिंगिंग इन ईयर कोज करता है। तो इस तरह से क्या है, अपना ये अच्छे से और शानदार तरीके से क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है एंटी मलेरियल ड्रग का, ठीक है। अब इसी के अंदर अब थोड़ा सा अपन क्लोरोक्विनोन के बारे में भी जान लेते हैं, जो क्या है 4 अमीनो क्विनोन डेरिवेटिव्स है। कई बार इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कि क्लोरोक्विनोन क्या है, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, ये 4 अमीनो क्विनोन डेरिवेटिव्स है। इसकी 2 क्लासों के बारे में लिख देंगे। जैसे आपको यहाँ पे 4 क्लासें दिखाई गई, आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, जो भी याद रहती है। जैसे क्लोरोक्विनोन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन है, अमोडियाक्विनोन है, पायरिनेरेडाइन है। तो इस तरह से क्या आप क्लासिफिकेशन लिख करके अपन क्या करेंगे, अब इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। एडीएमई प्रोफाइल तो आप लिख ही दोगे, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा। जब अपन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात आती है तो उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या करेंगे, अपन ये लिखेंगे कि ये जो ब्लड स्टेज के अंदर जो पैरासाइट जा रहे होते हैं, उन ब्लड स्टेज के पैरासाइट को क्या करता है, ये इनिबिट करता है और क्या कर देता है, वॉल्यूम होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको इंक्रीज कर देता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो उसको इंक्रीज कर देगा, कौन, 4 अमीनो क्विनोन डेरिवेटिव आपका क्लोरोक्विनोन है। इसकी टैबलेट फॉर्मुलेशन भी रहती है और इसका पेरेंटल फॉर्मुलेशन भी रहती है, दोनों ही इसकी फॉर्मुलेशन रहती है। और अपन क्या करते हैं, ये जब जैसे ही इसकी पीएच बढ़ेगी तो पीएच बढ़ते ही क्या होगा, ये जो आरबीसी के अंदर जो पैरासाइट आए थे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, स्प्रेस हो जाएंगे। तो ये क्या है, इसका क्लोरोक्विनोन का मेन मैकेनिज्म एक्शन है। क्या, ब्लड स्टेज को जो पैरासाइट है उनको क्या कर देगा, उनको किल कर देगा। कैसे, लार्ज वीडी होगी, पीएच बढ़ेगी, पीएच बढ़ते ही क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे आरबीसी के ब्लड के स्टेज के पैरासाइट। और आरबीसी के कहाँ रहते, आरबीसी के हो रहते अपने क्यूनिन के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या लिखेंगे, इसके अंदर साइड इफेक्ट लिख देंगे, विजुअल डिस्टर्बेशन होता है। डिस्टर्बेशन मतलब आंखों से देखने में परेशानी होगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, जो आपकी पुतली है उस पुतली के अंदर क्या है, पिगमेंट जम जाएंगे, ठीक है। कलर है वो, उसको देखने में परेशानी होगी। तो इस तरह से क्या है, अपन इसको एंटी मलेरियल का ट्रीटमेंट के अंदर जब यूज करते हैं तो क्या है, बंदे को दिखना बंद हो जाता है और हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन कोज हो जाती है। तो इस तरह से क्या अपन ने क्लोरोक्विनोन के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो अपन क्लोरोक्विनोन पे शॉर्ट नोट इजीली और आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपका मलेरिया कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई लोकल एंड जनरल एनास्थेटिक, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनास्थेटिक्स। तो इस तरह से क्या है अपना ये क्वेश्चन है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछ रहा है ये एनास्थेटिक के बारे में। तो एनास्थेटिक क्या होते हैं, एनास्थेसिया किस में यूज करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, माइनर और मेजर सर्जरी होती है उसके अंदर क्या है, अपन एनास्थेसिया का यूज करते हैं। माइनर सर्जरी के लिए लोकल एनास्थेसिया का यूज करते हैं और मेजर सर्जरी के लिए अपन जनरल एनास्थेसिया का यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या अपन एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए एक दूसरे में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है लोकल एनास्थेटिक क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार की। तो देखिए लोकल एनास्थेटिक्स के अंदर और जनरल एनास्थेटिक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो जनरल एनास्थेटिक है वो क्या है, साइट ऑफ एक्शन उनकी क्या होती है, सीएनएस होता है। लेकिन लोकल एनास्थेटिक क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस, मतलब बाहरी जो आवरण कहीं भी जहाँ पे अपन को माइनर सर्जरी करनी है वो एरिया होगा। उसके बाद में आता है एरिया ऑफ बॉडी, इसके अंदर क्या था, पूरी बॉडी आती है और इसके अंदर क्या आता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया आता है जिस पर्टिकुलर एरिया पे अपन को एनेस्थीसिया या माइनर सर्जरी करनी है। उसके बाद में आता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के अंदर क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या लॉस हो जाती है, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया के अंदर क्या है, अनअल्टर्ड रहती है, मतलब कॉन्शियस पर्सन रहता है और फिर भी अपन उसकी क्या कर देते हैं, माइनर टाइप की सर्जरी होती है वो कर देते हैं। जैसे डेंटल प्रिपरेशन की एक्टिविटी होती है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो डेंटल एक्टिविटी जो भी करनी होती है उसके सर्जरी वर्जरी करनी होती है वो इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। उसके बाद में क्या है,
केयर ऑफ वाइटल फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या है, इसेंशियल होती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है, किसी भी तरह की कोई नीड नहीं है। मतलब क्या है, बीपी वगैरह है, रिस्क होती है इसके अंदर, क्या है कई बार क्या है हाई क्वांटिटी के अंदर जब हाई डोज दे दी जाती है जनरल एनेस्थीसिया की, तो क्या है कई बार डेथ की कंडीशन भी कोज हो जाती है। तो इस तरह से क्या इसकी इसेंशियल रहती है और इसकी इसेंशियल नहीं रहती है क्या, वाइटल फंक्शनिंग, क्या किसकी, केयरिंग की। उसके बाद में हेल्थ कंडीशन की बात करें तो अगर पुअर हेल्थ कंडीशन का पेशेंट है तो उसमें क्या रहता है, जनरल एनेस्थीसिया रिस्की रहता है। जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स वगैरह की अगर सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, रिस्की रहता है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया के अंदर बात करें तो ये क्या रहता है, बिल्कुल सेफर रहता है लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद में क्या है, यूज ऑफ ऑपरेशन पेशेंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर पॉसिबल रहता है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबल नहीं रहता है। उसके बाद में अपन सर्जरी की बात करें तो मेजर सर्जरी के अंदर किसका यूज किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। लेकिन माइनर सर्जरी के अंदर किसका यूज़ करता है, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हुए अपन क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपन इसकी थोड़ी सी स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। ये एनेस्थीसिया की 4 स्टेजेस रहती हैं। कौन कौन सी स्टेज, फर्स्ट में आता है आपका इंडक्शन। इंडक्शन में क्या बोलते हैं, इसको स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया भी बोलते हैं या इसको स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है कि जब अपने को सर्जरी करनी होती है तो इसके अंदर क्या है, लॉस ऑफ पेन होता है। ये आप ध्यान से सुनिएगा ये चीज़ें, लॉस ऑफ पेन होता है। उसके बाद में स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 को अपन स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट स्टेज भी बोलते हैं या इसको स्टेज ऑफ डिलीरियम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन है वो अनकॉन्शियस होता है और रिफ्लेक्स एक्टिविटी कोज करता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी में मतलब आपकी ये जो वोमेटिक्स वगैरह है या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है, ये सारी क्या है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी के अंदर आती है। उसके बाद तीसरी आती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसके अंदर क्या रहता है, आपकी बीपी है वो कंट्रोल्ड रहती है और अपने सर्जरी वगैरह जो करनी होती है वो सर्जरी की जाती है। उसके बाद में स्टेज 4 आती है, इसको अपन मेडुलरी पैरालिसिस भी बोलते हैं या इसको ओवरडोज फेज भी बोलते हैं। तो इस ओवरडोज फेज के अंदर क्या रहता है कि कई बार अपन जब हाई क्वांटिटी के अंदर एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो क्या होता है, कई बार पेशेंट कोमा में चला जाता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है, क्योंकि डोज है वो हाई डोज से चली जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन कोज होती है। अब क्या अपन दोनों के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है लोकल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन। लोकल एनेस्थीसिया में क्या रहता है कि लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आता है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन्स। उसके बाद में इंटरमीडिएट में आता है लिडोकेन, प्रोलिकेन। हाई पोटेंसी के अंदर आता है टेट्राकेन, पुपिकेन, रोपिकेन, डिबुकेन। और उसके बाद में आपका सरफेस एनेस्थीसिया में आता है कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। और इनसोल्युबल में आता है बेंजोकेन, ब्यूटाकेन और ऑक्जेथाजोकेन। तो इस तरह से क्या जितने भी आपके लास्ट के अंदर कैन की एक्टिविटी आपको सुनाई दे वो एस्टर और एमाइड ग्रुप दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके इसी लोकल एनेस्थीसिया से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको ध्यान में नहीं रहे तो आपने इतना ही लिखना है। एस्टर ग्रुप्स में बेंजोकेन, क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन और टेट्राकेन। और अमाइड ग्रुप में लिडोकेन, प्रोलिकेन, मेपिकेन और डाइब्यूकेन। तो इस तरह से अगर आप ये 4 एग्जाम्पल लिख देते हैं एस्टर और एमाइड ग्रुप में तो आपका लोकल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपना आता है जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया क्लासिफिकेशन में क्या आता है, इनेसलन जो अपने क्या है नेजल कैविटी से देते हैं, जैसे गैस है, गैस के अंदर आपका है नाइट्रस ऑक्साइड की गैस आ जाएगी। उसके बाद में क्या है आपके वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड में क्या है, ईथर है, हेलोथेन है, इनफ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन है, डेसफ्लोरेन है, सेवोफ्लोरेन है। तो ये आपका इसके अंदर क्लासिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में इंट्रावेनस के अंदर क्या है, जैसे आपका थायोपेंटेन, ज़्यादा मत लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा जो आपको ध्यान में रहे। जैसे इंड्यूसिंग एजेंट थायोपेंटेन है, मेथा सोडियम प्रोपोफोल है या इटोपोमाइड है। इसी तरह से डायजिपाम है, लोराजिपाम है, मिडाजोलाम है। एनेस्थीसिया में कीटामाइन है और न्यूरोलेप्ट में क्या आ जाए आपका फेंटेनियल आ जाएगा। तो इस तरह से क्या अपन इसको क्लासिफिकेशन को कम्प्लीटली करते हुए और जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया के बीच में दोनों में अच्छे से कर सकते हैं। ये हुआ अपना क्लासिफिकेशन के बारे में बात। अब अपन क्या करते हैं कि इसका फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल लिखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में पहले अपन क्या कर देंगे, इसका एडीएमई वगैरह कंप्लीट लिख देंगे। एडीएमई जैसे एब्जॉर्प्शन करा रहे हो तो किस रूट से, इंजेक्शन से दे रहे हो कि टैबलेट दे रहे हो, वो चीज़ लिख देंगे। अब अपना एब्जॉर्प्शन हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि वो जिस पर्टिकुलर साइट पे जैसे इंजेक्ट की जा रही है तो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो क्या लोकल है, सिस्टम में पूरे में घूम रही है तो वो आपका क्या है, जनरल एनेस्थीसिया है। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में क्या है, मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो पर्टिकुलर उस सेल पे या पर्टिकुलर उस एरिया पे हो रहा है तो वो क्या है आपका लोकल एनेस्थीसिया। और पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर घूम के आ रहा है तो सीएनएस के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है। जो अपन ने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट किया था उसमें आ रहा था अपने पास कि वो सीएनएस है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। तो उसी तरह से क्या है लोकल एनेस्थीसिया में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, वो क्या है पूरे पर्टिकुलर एरिया पे ही काम करेगा। तो इस तरह से क्या दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए करेंगे। तो ये होगा आपका किसके अंदर, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के अंदर। अब आती है अपनी अगर डायनेमिक प्रोफाइल की बात करें तो डायनेमिक प्रोफाइल में अंदर क्या रहेगा कि अपन डायनेमिक प्रोफाइल के अंदर
अब लिखेंगे तो डायनेमिक प्रोफाइल में लिखेंगे अपन जो आपका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लोकल एनेस्थीसिया का क्या रहता है कि जो आपका लोकल एनेस्थीसिया है वो आपके जिस पर्टिकुलर साइट पे लगेगा, जिस साइट पे अपन इंजेक्ट करते हैं उस साइट को क्या करेगा, वेजो कॉन्ट्रिक्ट कर देगा, उसकी मतलब ब्लड वेसल है उनको क्या कर देगा, थिन कर देगा, पतला कर देगा, और वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, मतलब पेन का लॉस हो जाएगा, और अपन जो माइनूर सर्जरी करनी है वो अपन सर्जरी कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ अपन क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया का भी करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होगा कि जिस साइट पे अपन इसको लगाएंगे तो उस साइट पे लगाने के बाद में क्या है, उस पर्टिकुलर वो ब्रेन के अंदर जाएगी, और ब्रेन में जाने के बाद में क्या है, अपन जिस पूरी बॉडी का ही सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, तो जनरल एनेस्थीसिया में तो होता है पोटेशियम आयन है उनके चैनल ओपन हो जाते हैं। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि पोटेशियम आयन है उसके चैनल ओपन हो जाएंगे, उसकी वजह से ही इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा। और लोकल एनेस्थीसिया है उसके अंदर किसकी वजह से आएगा, सोडियम चैनल है आपके वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर LAN याद रखो, तो LAN मतलब N लास्ट में आ रहा है, तो सोडियम चैनल है वो आपके ब्लॉक हो रहे हैं। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर याद करने का तरीका है GK मतलब पोटेशियम चैनल, GK जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पोटेशियम चैनल है वो आपके ओपन होते हैं। तो इस तरह से क्या आप इस क्वेश्चन को आराम से और इजीली विद क्लासिफिकेशन के साथ, विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ इसको आराम से और इजीली कर सकते हो। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या आएगा, पहले जनरल एनेस्थेटिक के साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, बीपी है आपके अंदर, बीपी के अंदर इंटरफेरेंस करा तो बीपी क्या कर देगा, लो कर देगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के अंदर पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एक्टिविटी आ रही है, तो सीयूएस पे भी एक्टिविटी करेगा और बीपी आपकी लो हो जाएगी। ये इंजरी भी क्या करेगा, इंजरी क्या करेगा, बर्न करेगा, बर्न को इंजरी बर्न करेगा। उसके बाद में क्या है, ये आपकी सीवरिंग करेगा, लेरिंगोस्पाज्म की एक्टिविटी करेगा, ब्रीथिंग में क्या करेगा, डाउन करेगा ब्रीथिंग आपकी, रेस्पिरेशन के अंदर भी एक्टिविटी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अपन इस तरह के इसके साइड इफेक्ट से वो लिख सकते हैं और आराम से अपना क्वेश्चन है वो हो जाएगा ढंग से और इजीली। यूज करते हैं तो यूज के अपन के अंदर बात आएगी कि माइनर सर्जरी के अंदर और मेजर सर्जरी के अंदर इसको यूज किया जाता है, किसको, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया को अपन जिसके हिसाब से जरूरत होगी उस हिसाब से अपना यूज है वो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अपन ने जो लोकल एनेस्थीसिया उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, उसके यही होंगे कि जो इस पर्टिकुलर साइड पे लगाया जाएगा तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, और उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की क्या है, डैमेज हो जाएगी, सेल्स वगैरह है वहाँ पे रेडनेस वगैरह और ईचिंग वगैरह कोज हो जाएगी। ज़्यादा वहाँ पे कुछ अपन को इसका साइड इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 साइड इफेक्ट लिख करके अपन क्वेश्चन आराम से ईजिली कर सकते हैं। और इसका मेन जो अपना मैकेनिज्म एक्शन क्या था, माइनर सर्जरी के लिए इसको अपन यूज करते हैं। तो ये आपका जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद एग्जांपल, विद क्लासिफिकेशन, विद स्टेजेस और विद मैकेनिज्म एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और थेरापेटिक एक्टिविटी के साथ। ये आपका बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इतना आप लिख देते हो तो कोई भी क्वेश्चन में 1% पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब क्या है अपना क्वेश्चन एंटी कन्वर्जेंट्स पे। एंटी कन्वर्जेंट क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन। एंटी कन्वर्जेंट एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी इम्पल्सेस है, जो न्यूरॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आप ये जानिए कि एंटी कन्वर्जेंट होता क्या है। कन्वर्जेंट होता है कि अनवांटेड न्यूरॉन्स जब आपके सीएनएस पे अटैक करे वो क्या कहलाती है, एपिलेप्सी कहलाती है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो जा है वो क्या हो जाएंगे, आपस में टाइटली क्लोज हो जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या होती है, वो एपिलेप्सी में एंटी कन्वर्जेंट में आती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्या रहता है कि सडनली बंदे का क्या है, उसकी इम्पल्स है उसके अंदर डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है, अनवांटेड अटैकिंग होती है ब्रेन पे और जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर एल्जीमर डिसऑर्डर टाइप्स है या क्या है आपकी एपिलेप्सी है, सेरिब्रोवास्कुलर टाइप की डिजीज हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं अपन, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग लेते हैं। तो सबसे पहले इस सीजर के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स है वो मेनली तो क्या है, इसकी 4 टाइप्स ही होती है। कौन सी, एक तो आती है पैरेटल सीजर, जो पैरेटल सीजर है, उसके बाद में क्या है अपनी जनरलाइज सीजर है, उसके बाद में अनडिटरमिनेट सीजर है और उसके बाद में सिचुएशनल रिलेटेड सीजर है। तो इसके अंदर क्या है, पहली जो पार्शियल सीजर है, तो इसके पैरेटल सीजर को क्या है, इसको लोकली क्या है ब्रेन वगैरह की एक्टिविटी के अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेटल सीजर बोलते हैं। ये नॉर्मली किस टाइप के पर्सन में होती है, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर क्या रहती है मेनली ये इस तरह की सीजर्स है वो कोज होती है। और ये किसमें अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर इम्पेयरमेंट होता है किसका, कॉन्शियसनेस का,
सचेतना का इम्पेयरमेंट होता है, बंदा सचेत नहीं रह पाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आपकी जनरलाइज सीजर है। जनरलाइज सीजर के अंदर इम्पार्ट्स अनकॉन्शियसनेस होती है, इसके अंदर क्या रहता है। उसके बाद में क्या है, इसका टाइप्स है, ग्रांड टाइप्स है और पेटिट मल टाइप्स है। तो ग्रांड मल और पेटिट मल मेनली क्या है, पेटिट मल है वो चिल्ड्रंस के अंदर होती है, और जो आपकी ग्रांड मल है उसके अंदर क्या टोनिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एक्टिविटी, मतलब या तो बंदा क्या करेगा, हंसेगा, या बंदा क्या है, रोएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या होती है टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर रहती है। और ग्रांड मल और आपकी पेटिट मल बताई, इसके अंदर क्या रहता है, ये बच्चे के अंदर होती है और नॉर्मली 3.5 साल तक के बच्चा होता है उसके अंदर रहती है, और मिनिमम टाइम के लिए आती है, मतलब 4 से 5 सेकंड के लिए मिनिमम ये होती है। और इसके अंदर क्या है, नॉर्मली जो आंखें झपकना है, बार बार आंखें झपकना है, इस टाइप की एक्टिविटी होती है पेटिटमल एपिलेप्सी में। तो ये आपका पेटिटमल हुआ। उसके बाद में नियोनेटल सीजर्स है। नियोनेटल मतलब बच्चों के अंदर से, नियोनेट्स के अंदर है, ये भी बच्चों की ही सीजर रहती है। इसके अंदर क्या रहता है, मसल स्पाज्म हो जाती है बच्चे की। इसके बाद में क्या आपका सिचुएशन है रिलैक्स सीजर, टॉक्सिक इवेंट टू अल्कोहल ड्रग। आप क्या है, कई बार क्या है, ड्रग के ज़्यादा मतलब कंजप्शन से क्या होता है, आपकी जैसे जुबान वगैरह लड़खड़ाने लग जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या होती है, उसके अंदर होता है इसके सिचुएशन ऑफ रिलैक्स सीजर में अल्कोहल की कंजप्शन के दौरान। तो ये क्या है, इस तरह की जर्की टाइप मूवमेंट देता है, और मतलब बोलने में, हकलाने में तुतला करके बोलता है। इस तरह की एक्टिविटी आती है वो इस सीजर्स के दौरान आती है। अब आता अपना क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का अपन डिफरेंशिएट करते हैं, बारबिचरेट और बेंजोडाइजेपिन मेन इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं। बारबिचरेट के अंदर फिनोबारबिटोन है, मेफोबारबिटोन है, हेक्सोबारबिटोन है, पेंटोबारबिटोन है। इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। जितने आपको नाम ध्यान में रहे बारबिचरेट और बेंजोडाइजेपिन के आप लिख सकते हो। जिसके बीच में लास्ट में बारबिटल आए वो सारे बारबिचरेट्स हैं, और जिसके लास्ट में पाम आए वो सारे के सारे बेंजोडाइजेपिन्स है। तो अभी अपन बेंजोडाइजेपिन्स का बीच में देख लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन के अंदर क्या है, डाइजिपाम है, क्लोनाजिपाम है, लोराजिपाम है, अल्प्राजोलाम है, पेंटाजोलाम है, ये सारे के सारे पाम आए वो क्या आपके बेंजोडाइजेपिन्स हैं। उसके बाद में आपका आता है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स में आता है, फिनाइनटोइन है, फिनाइल एडाइन आइडेंटोइन है। उसके बाद में आपका आता है ऑक्साजोलिनिन डेरिवेटिव्स है, ट्राइमिथाडाइओन है, पैरामिथाडाइओन है। उसके बाद में सक्सीमाइड है, फिनोसक्सीमाइड, मैथसक्सीमाइड, एचसक्सीमाइड, गाबाइनाल्जेसिक, प्रोगाबाडिन, टिगाबाडिन। उसके बाद में मिसलेनियस में आता है आपका कार्माजीपाइन्स और वेलप्रोइड। न्यूयॉर्क एंटी कन्वर्जेंट में आते हैं डेंजीमोल और डेंजिमामाइड। तो इस तरह से क्या अपन इसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीटली कर सकते हैं। इसके बाद में अपन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। ड्रग एडीएमई बता देंगे, फार्माको काइनेटिक प्रोफाइल, उसके बाद में फार्माको डायनेमिक प्रोफाइल बताएंगे। एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में मेन अपनाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर नीचे देखिए आप जो मैकेनिज्म के अंदर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ये मेनली क्या करता है, आपके जो सोडियम चैनल्स हैं जिसकी वजह से इंपल्सेस बार बार कॉज होकर के सीएनएस पे जो अटैक कर रही थी, उस सोडियम चैनल को ही क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कौन सी, जो मेन डाइजिपाम ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन की ड्रग है, वो क्या कर देगी, सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देगी, जिससे जो न्यूरॉन्स की अटैकिंग हो रही थी ब्रेन पे, वो अटैकिंग होना बंद हो जाएगा। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। ठीक है, ज़्यादा आपको अंदर इसके अंदर नहीं जाना है, इंटरफेयर नहीं करना है। अब क्या इसके अपन फार्माकोलॉजिकल कुछ एक्शन लिख सकते हैं। अब जैसे सीएनपी एक्टिविटी क्या कर रही है, अब ये क्या कर रही थी, सीएनपी को डिप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से उसकी नर्व कंपल्सेस है, नर्व इंपल्सेस वगैरह है वो डाउन हुई है। तो क्या डिप्रेस कर रहा है। उसके बाद में अगर ये डिप्रेस कर रहा है तो सीवीएस की एक्टिविटी पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो सीवीएस को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, डिप्रेस करेगा। तो सीवीएस को भी क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं डायलेशन होगा। डायलेशन होगा तो बीपी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जीआईटी के अंदर भी क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं इरिटेशन कोज करेगा। तो इस तरह से क्या है अपन इसका कुछ एक इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद में अब क्या है अपना इसका यूज लिखेंगे। तो यूज किस में आ सकता है, जैसे अपन बात करी थी किसकी, जो अपन ने अभी बात करी थी टॉनिक क्लोनिक सीजर, पेटिटमल, ग्रांडमल, ये इस तरह की बातें आई थी, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, आपके इसी के अंदर आ जाएगी। और इनको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे टॉनिक क्लोनिक सीजर में, जनरलाइज सीजर में, पेटिटमल सीजर में, कार्डियक अरिथमिया में, ठीक है, या आपकी न्यूनेटल सीजर्स में, इन सब में आपका ये अपन इसमें नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बता देंगे। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या है, जैसे बीपी क्या होगी अपन कम हो गई थी तो हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी एलर्जी कोज करेगी। ठीक है, ड्राउजीनेस, बीपी कम हुई थी ड्राउजीनेस आ जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया आ जाएगा। ठीक है, या क्या आ जाएगा, आपकी हिरोटिज्म आ जाएगा। हिरोटिज्म होता है बालों का अधिक उगना। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी करते हुए अपन इसके एडवर्स इफेक्ट है, यूजेज है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्लासिफिकेशन है, डेफिनेशन करते हुए कंप्लीटली एंटी कन्वर्जेंट के क्लासिफिकेशन को कर देते हैं। ये आपका एंटी कन्वर्जेंट क्वेश्चन पूरा हुआ।
अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स, डिस्क्राइब द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर विद मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन अपन करने की आगे करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शुरू होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट डज बॉडी टू डू द ड्रग। जब बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या रिएक्शन करेगी, ठीक है। ड्रग है बॉडी में गई तो क्या एक्टिविटी होगी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग कोई भी ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, इंजेक्शन से ले रहे हैं, क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद में क्या होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी और एक्टिवेशन होगा। तो इसे इधर देखिए साइड की साइड में एक अपने डायग्राम से इसको क्या है अच्छे से इसको इलोबरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ओरली रूट से ले रहे हैं, और रूट से टैबलेट ली, टैबलेट लेने के बाद में आपके जीआईटी में जाएगी। जीआईटी में जाने में क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में क्या होगी आपकी डिजोल्व होगी टैबलेट। डिजोल्व होने के बाद में क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में जाने के बाद में अब क्या होगा कि जो आपकी टैबलेट है, टैबलेट डिजोल्व होकर के कंप्लीटली क्या है अब्जॉर्ब हुआ, उसका मेन एपीआई है वो अब्जॉर्ब हुआ किसमें, ब्लड के अंदर। अब्जॉर्ब होने के बाद में क्या है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी रिसेप्टर के द्वारा। उसके बाद में क्या है उसको रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद में क्या होगा आपका मेटाबॉलिज्म होगा। मोस्टली ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा होता है, ये आपको मैंने बताया था। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या है आपका एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन 2 टाइप से होगा। एलिमिनेशन यूरिन की जो ड्रग्स है मतलब वाटर्स नेचर की ड्रग है वो यूरिन के द्वारा एलिमिनेशन होगा, और लिपोफिलिक नेचर की ड्रग है उनका क्या होगा फिकल मटेरियल के द्वारा भी होता है। उसके बाद में कुछ एक अपने एलिमिनेशन और दिखाया हुआ है, जैसे वोलेटाइल नेचर की ड्रग है उनका गैस के द्वारा होगा, और उसके बाद में हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उनका क्या होगा मिल्क के द्वारा इजेक्यूशन होता है। तो इस तरह से आपका ये फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल कंप्लीट होती है। उसके बाद आती है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या रहता है कि अपन मेन 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो मैकेनिज्म एक्शन, किस साइड पे उस ड्रग ने एक्शन किया है, उससे क्या हुआ। जैसे अभी अपन रिसेंट क्या किया था कि वो सोडियम चैनल को क्या कर रही थी ब्लॉक कर रही थी, तो ये क्या उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद भी इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो अपन ने जाना कि सीएनएस पे उसने क्या किया था, तो सीएनएस को डिप्रेस किया था जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स आ रहे थे वो इनहिबिट हो गए थे। तो वो क्या था आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। उसके बाद में सीवीएस पे भी देखा था, तो जो बॉडी के पार्ट्स पे सीनस पे है, सीवीएस पे है, जीआईटी पे क्या क्या था जो आपकी इरिटेशन कोज करी थी, इस तरह की एक्टिविटी क्या है इसके अंदर आएगी। उसके बाद में क्या है बीपी पे भी कहीं ना कहीं असर हुआ था, तो क्या हुई थी बीपी आपकी लो हुई थी। ये सारी की सारी चीजें क्या है अपन इसके अंदर लिखेंगे। तो ये आपकी क्या आती है फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आते हैं। तो अपने को क्या है 2 तरह के एक्शन मिलते हैं। एक तो क्या होता है जब जिस डिजीज के लिए अपन ले रहे हैं और अगर अपनी डिजीज सही हो जाए तो वो क्या आपका डिजायरेबल एक्शन है, ठीक है। और अगर अपन डिजीज ले रहे हैं और डिजीज सही होने के साथ साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो वो क्या आपका अनडिजायरेबल एक्शन है। तो अब क्या डिजायरेबल एक्शन कब होंगे, जब अपने को क्या है अपने डिजीज के लिए ले रहे हैं वो क्या हो जाए अपनी क्लियरली ट्रीट हो जाए और या वो डायग्नोस हो जाए या प्रिवेंट हो जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या कहलाती है आपकी डिजायरेबल एक्टिविटी कहलाती है। अब इसके अंदर 3 टर्म्स लिखी हुई है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस होता है कोई भी डिजीज को के बारे में कंफर्म होना। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट लगाता है, वो उसको क्या बोलते हैं आपको डायग्नोसिस बोलते हैं। उसके बाद में प्रिवेंशन होता है कि किसी भी डिजीज के होने से पहले ही अपन क्या कर लें उसको प्रिवेंट कर ले, तो ये आपका क्या कहलाता है प्रिवेंशन कहलाता है। और अपन डिजीज को क्या कर लेते हैं ट्रीट कर लेते हैं या उसको इंप्रूव कर लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है ट्रीटमेंट कहलाता है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो दोनों कंप्लीट हुई। अब क्या अपने ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपना क्या है ड्रग की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है मॉडिफिकेशन कर सकती है। जैसे सॉलिड नेचर है ड्रग की तो वो क्या है उसके बजाय अगर लिक्विड। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डिफाइन एनाल्जेसिक एंड क्लासीफाई NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विद एग्जाम्पल एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस एडवर्स इफेक्ट। अब इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या है एनाल्जेसिक का पता होना चाहिए। एनाल्जेसिक क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं अपने पेन को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं एनाल्जेसिक कहलाते हैं। तो ये क्या है NSAIDs की ही एक कैटेगरी है। तो NSAIDs में क्या है अपनी 3 कैटेगरीज आती है। कौन कौन सी आती है, तो एनाल्जेसिक है वो भी NSAIDs के अंदर ही आता है, जो क्या करते हैं पेन को रिड्यूस करते हैं। एंटीपायरेटिक जो क्या करते हैं फीवर को कम करते हैं, उसका pH है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी का, जो एज ए एंटीपायरेटिक एक्टिविटी पे वर्क करते हैं। तीसरा आता है अपना एंटी इन्फ्लामेटरी, जो क्या करते हैं इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, हिस्टामिन के लेवल को क्या कर देते हैं
डिक्रीज कर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हिस्टामिन का सिक्रीशन होना कम हो जाएगा और जो अपन क्या है, जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से क्या इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है NSAIDs को। उसके बाद में अपना इसका क्लासिफिकेशन आता है। NSAIDs में क्लासिफिकेशन का देखें तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के दौरान आता है NSAIDs में। पहला आता है सैलिसाइक्लेट एस्पिरिन का आता है। उसके बाद है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, आइब्रूफेन है, नेप्रोक्सोन है, कीटोप्रोपेन है, फ्लूरीप्रोपेन है। तो ये आपके क्या है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। उसके बाद में एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है मिफेनेमिक एसिड, जो क्या है स्टमक पेन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, ये क्या है आपका एराइल एसिटिक डेरिवेटिव्स है। उसके बाद में आता है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव, फिर ऑक्सीकैम है, टेनॉक्सीकैम है, फिनॉक्सीकैम है, इस तरह के ऑक्सीकैम डेरिवेटिव आते हैं। उसके बाद में आता है आपका पायरोल डेरिवेटिव्स, कीटेरोलैक, जो क्या है बहुत ज़्यादा सीवियर डेंटल पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर दांत के अंदर दर्द रहता है, उन पेशेंट्स के लिए क्या है कीटेरोलैक टाइप से यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका इंडोल डेरिवेटिव्स, इंडोमेथासिन है। उसके बाद है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, फिनाइल बीटाजोन, ऑक्सीफिनाइल बीटाजोन, जो एज ए हिप्नोटिक्स के तौर पे इनको यूज किया जाता है। उसके बाद आता है अपना प्रेफरेबल COX-2 इनहिबिटर्स में आता है निमूस्लाइड, मेलॉक्सीकैम्स, नेबुटॉन्स। उसके बाद आता है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में सेलिकॉक्सिब, एटरकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब। उसके बाद आती है फोर्थ कैटेगरी में अपने एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव्स, पैरासीटामोल, पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, मेथइमेजोल एंड प्रोपियोफिनोन डेरिवेटिव्स एंड बेंजोकैन डेरिवेटिव में आ जाएगा आपका नेपोफेम। तो इस तरह से क्या अपन इनको अच्छे से क्लासिफाइड करते हुए इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब आपका COX-1 आया। COX-1 क्या है, इसके अंदर आता है आपका एस्पिरिन और आइब्रूफेन है, ये सारी COX-1 की कैटेगरी के ड्रग है। उसके बाद में क्या है COX-2 के अंदर आ रहा है आपका, तो जैसे अपन ने देखा वेलिकॉक्सिब है, एटरकॉक्सिब है, पेरिकॉक्सिब है, ये क्या है COX-2 के अंदर आया। तो COX-3 में क्या अपना पैरासीटामोल लाइक ड्रग्स है, ये COX-3 में इसको अपन डिराइव कर सकते हैं। तो ये इसमें अपन क्या है एज ए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के साथ इसको COX-3 में भी जान सकते हैं। तो ये क्या है अपना क्लासिफिकेशन हुआ। अब अपने बात करते हैं एनाल्जेसिक के इफेक्ट की। तो एनाल्जेसिक का इफेक्ट क्या करता है, जैसे अभी अपन ने जाना कि ये क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है। तो पेन को रिड्यूस कैसे करेगा, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या कर देता है, प्रोडक्शन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होगा जो आपकी पेन की स्टिमुली होती है, वो पेन की स्टिमुली है वो इनहिबिट हो जाती है और आपका एनाल्जेसिक एक्टिविटी खोज होती है। तो इसके अंदर मेनली क्या रहता है कि NSAIDs क्या करता है, आपका जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी के दौरान जो पेन हो रहा है उस पेन को क्या कर देता है, उसकी थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या आपके नर्वस जो है न्यूरॉन्स वगैरह हैं उनके अंदर क्या है आपके एनाल्जेसिक एक्टिविटी कॉज हो जाएगी और वो पेन सेंसेशन है उसका नहीं होगा। तो इस तरह से क्या इसका एक्शन रहता है मेनली। अब अपन एक आध ड्रग का क्या है मैकेनिज्म एक्शन के साथ इसको कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अपना COX-1 इनहिबिटर एस्पिरिन लेते हैं। तो एस्पिरिन क्या है, एक एज ए COX-1 इनहिबिटर है, इरिवर्सिबल एंजाइम एक्टिविटी करता है। अपने क्या है नॉर्मली इसकी 75 से 150 मिलीग्राम डोज ली जाती है और किस में यूज करते हैं, मेनली क्या है जे एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों एक्टिविटी में यूज की जाती है। ठीक है, ये अगर अपन नॉर्मली किसके अंदर एस्पिरिन की हाई डोज क्या करती है, हाई डोज यूरिक एक्टिविटी कॉज करती है। उसके बाद में अपन आती है बात एस्पिरिन का मेन मैकेनिज्म क्या होता है। एस्पिरिन है वो ब्लड को अपना जो आरबीसी होती है उनको क्या करती है, डाइल्यूट करने का काम करती है। ये मेनली इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स इसके मेनली क्या रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, अगर अपन किसी प्रेग्नेंट लेडी को देंगे तो उसके अंदर क्या करेगा, ये प्री क्लोजर डक्ट की एक्टिविटी करेगा। और क्या होगा, ये अपने जो टिनिडाइटिस है, कानों में रिंग वगैरह बजना है, घंटियां बजना है, इस तरह की एक्टिविटी क्या होगी इसके अंदर एस्पिरिन के अंदर होती है। उसके बाद में क्या है, ये लो बर्थ बेबी कॉज से डेवलप होगा, जिससे क्या है प्री क्लोजर डक्ट है वो आपकी बंद हो जाती है। उसके बाद में क्या एस्पिरिन है वो एसिडिटी कॉज करती है, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद में क्या एस्पिरिन है वो बच्चों में रे सिंड्रोम कॉज करता है, ये भी क्या है इसका साइड इफेक्ट्स है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या रहता है कि जब किसी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन हो गया होता है तो उस कंडीशन में, या अस्थमा कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या रहता है आपका एस्पिरिन है वो नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन में क्या रहता है कि एस्पिरिन है वो आपकी प्लेटलेट को क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिससे क्या हो जाए प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगी तो पर्सन के अंदर वायरल का इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह से क्या एस्थमेटिक पेशेंट में भी क्या अपन एस्पिरिन नहीं देते हैं। इसके लिए
सेफेस्ट मेडिसिन अगर आपके प्लेटलेट अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, एस्पिरिन टैबलेट नहीं दी जाती है और पैरासीटामोल टैबलेट ली जाती है। अब अपने एस्पिरिन के यूजेस के बारे में जान लेते हैं कुछ। एस्पिरिन को क्या एज ए पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए स्टेरॉइडल के तौर पे एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी में भी इसको यूज़ किया जाता है, मतलब क्या है प्लेटलेट को डिक्रीज ना होने दे। उसके बाद में क्या है, एंटी पायरेटिक इफेक्ट, मतलब हीट को क्या कर देता है, हीट लॉस को इंक्रीज कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस का क्या करता है, ये इनहिबिशन करता है। तो इस तरह से अपन इसकी एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। उसके बाद में क्या है, एस्पिरिन को अपन गाउट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, गाउट के ट्रीटमेंट में, ठीक है। रेडिएशन सिकनेस वगैरह होती है उस कंडीशन में भी अपन क्या है, एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। या यूरिक एसिड है उसके अंदर हाई डोज के अंदर ये अपन इसको यूज़ किया जाता है। और इसका मेन साइड इफेक्ट क्या रहता है कि ये अपने स्टमक के अंदर अगर अपन खाली पेट लेते हैं इसको तो ये क्या है, एलर्जी कोज करती है, एसिडिटी कोज करती है, इरिटेशन कोज करेगी आपके स्टमक में। तो इस तरह से क्या है, इसके साइड इफेक्ट और यूजेस के बारे में और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जाना। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या जाना कि ये क्या करती है, जो आपकी प्लेटलेट होती है उस प्लेटलेट क्या करती है, डाइल्यूशन करती है, डिक्रीज करती है उन प्लेटलेट को, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आपका ये मैकेनिज्म एक्शन रहा। फिजियोलॉजिकल एक्शन के अंदर भी अपन इसके अंदर हल्का फुल्का देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी इनहिबिशन कर रही थी, वो भी इसका क्या है, मैकेनिज्म एक्शन के दौरान ही आता है। अब क्या है, एनाल्जेसिक के 2 टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनाल्जेसिक के नेचुरल टाइप्स के बारे में अगर बात करें अपन तो नेचुरल टाइप्स में क्या है, कोडिन है, मिफेन है, थिबेन है, पेपावरिन है, नोस्कैपिन है, ये क्या है आपके ओपोइड एनाल्जेसिक के तौर पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद में क्या, ये तो नेचुरल थे ओपोइड एनाल्जेसिक में। उसके बाद में सिंथेटिक के तौर पे यूज कौन सा किया जाता है, पैथिडीन है, फेंटेनाइल है, मिथाडोन है, ये क्या है सब आपके ओपोइड एनाल्जेसिक के तौर पे अपन एज ए यूज करते हैं। उसके बाद में सिंपल एनाल्जेसिक के बारे में अपन जाना, जैसे कॉक्स 1 वाले थे, कॉक्स 2 वाले थे, आइब्रोफेन था, एस्पिरिन था, पैरासीटामोल था, वेलकोक्सिब था, एट्रोकॉक्सिब था, ये सारे क्या थे आपके सिंपल एनाल्जेसिक एक्टिविटी के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या आपका ये एनाल्जेसिक का क्वेश्चन अच्छे से और शानदार तरीके से कंप्लीट हुआ। जो आपके ओपोइड एनाल्जेसिक है वो म्यू कप्पा डेल्टा एक्टिविटी पे क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। मतलब आपको म्यू है जो वो क्या करता है, यूफोर्बिया की कंडीशन कोज करता है हाई डोज पे, और कप्पा है वो क्या करता है, सिडेशन की एक्टिविटी होती है, और जो डेल्टा है वो क्या करता है, इम्यूनोमोड्यूलेशन एक्टिविटी के अंदर क्या है, चेंजेस करता है। तो इस तरह क्या है, अपन इसको एनाल्जेसिक के तौर पे भी, एंटीपायरेटिक के तौर पे भी और एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे भी अपन क्या करते हैं, एनएसएआईडीज को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड साइड इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ एट्रोपिन। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या अपने को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में डिफाइन करना है। उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को डिफाइन करेंगे तो कैसे, तो ऐसी ड्रग सब्सटेंस जो क्या करें, ब्लॉक करें या इनहिबिट करें किसके, एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस को, और क्या करें किस पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करें, ब्लॉक करें। किसको, दोबारा से एक बार फिर सुनिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करे, वो क्या कहलाती है, पैरासिम्पैथो या पैरासिम्पैथोलाइटिक या आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहलाती है। मतलब सिंपैथी से आप ये समझिए कि आपके साथ सिंपैथी है, लेकिन ये क्या कर रही है, सिम्पैथोलाइटिक कर रही है, मतलब आपके साथ सिंपैथी करने का एक बहाना लगा रही है, एक्चुअलिटी नहीं है। ये क्या कहलाता है आपका, पैरासिम्पैथोलाइटिक कहलाता है। इस तरह से क्या है, आपकी 2 चीज़ों पे एक्टिवेट करती है। कौन से, एक तो क्या है मस्करेनिक ब्लॉकर पे, और दूसरा किस पे, निकोटिनिक रिसेप्टर पे। तो दोनों पे क्या है, ये आपकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ये क्या करती है कि जो आपके निकोटोनिक ब्लॉकर है उनको क्या करेगी, उनके जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग होता है, गैंग्लिया होता है, उनको क्या करती है, ब्लॉक करती है। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे देखें तो एट्रोपिन है वो इस तरह की एक्टिविटी करती है। अब इसके बारे में अपन क्या है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। तो 2 टाइप्स है, एक मस्करेनिक ब्लॉकर है, एक निकोटोनिक ब्लॉकर है। मस्करेनिक ब्लॉकर में आता है अपना एट्रोपिन है और स्कोपोलामाइन है। निकोटोनिक ब्लॉकर में आता है अपना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जिसमें आता है पैनक्यूरोनियम, और इसी तरह से गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में आता है आपका हेक्सोमिथोनियम्स। उसके बाद में थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड मॉडिफाइड करके किया हुआ है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक के बेसिस पे। नेचुरल में आता है अपना एट्रोपिन है, स्कोपोलेमाइन है। सेमी सिंथेटिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपियम, मिथोइरमाइन, होमोएट्रोपिन्स एंड हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो आता है एज ए स्टमकिक में, स्टमकिक पेन के लिए। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक एजेंट में आता है पायरेजेपाइन्स है, साइक्लोपेंटोलेट है, आइसोप्रोपेमाइड है, फ्लोक्सोएट है, टेनेजाइन है, टोपिकामाइड है, डाइसाइक्लोमाइन है। तो जो आपको रेड वाले निशान लगाए हुए दिख रहे हैं ये आपको याद इजीली हो जाएंगे, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्या है, अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अपन इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन मेनली क्या रहता है
जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन ड्रग है। ये क्या है, मस्करिनिक ब्लॉकर है। जैसे क्या करेंगे अपन, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे क्या है आती है मस्करिनिक। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पे एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन क्या पे है रिलीज हो रहा है, कोलिनर्जिक एक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे ही एट्रोपिन देते हैं तो सेकंड पॉइंट में देखिए एट्रोपिन क्या करती है, वहाँ पे आपका जो एसिटाइलकोलिन है उसके सिंथेसिस को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है और खुद क्या हो जाती है, उसकी जगह बाइंड हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस है वो इंक्रीज होना बंद हो जाता है और एट्रोपिन अपनी एक्टिविटी करती है। तो ये कुछ तरह से इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब इसके बाद में थोड़ा सा अपन फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में जान लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर क्या रहता है कि जो आपका जो सीनस है, तो सीनस पे इसने क्या किया है, ओरल सीनस को क्या किया इसने स्टिमुलेट किया है, तभी तो ये एक्टिविटी हुई है। एट्रोपिन है, ये एट्रोपिन वाले मस्करिनिक को ब्लॉक किया तभी एक्टिविटी हुई। उसके बाद में क्या है, ये क्या करता है, ट्रिमर और पार्किंसंस की एक्टिविटी इसके अंदर कॉज हुई है सीएनएस पे। उसके बाद में क्या है, जब एट्रोपिन होगा तो एट्रोपिन क्या करेगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन कॉज करेगा, जिससे क्या है आपकी टैकीकार्डिया कंडीशन होगी, मतलब आपका सीवीएस है वो क्या है, बीपी बढ़ जाएगी उसके अंदर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर बढ़ जाएगा, जिससे क्या है हाई रिस्क पे अगर ये चली जाती है कंडीशन तो क्या है, कई बार बीपी डाउन भी हो जाती है अगर हाई डोज रहेगी इसकी। तो उसके बाद आता है अपना आई पे इफेक्ट। आई पे क्या रहेगा इसका, मैट्रिसेस करेगी, मतलब इसका साइज है वो बड़ा करेगी और फोटोफोबिया की कंडीशन हो जाएगी, मतलब उसको प्रकाश से है एलर्जी हो जाएगी, लाइट से एलर्जी हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, इंट्राक्यूलर टेंशन है इसका आई का है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या है ग्लूकोमा कोज हो जाएगा। स्मूथ मसल पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, और जो आपकी स्टमक की टोन है, इंटेस्टाइन की टोन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन कोज हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। ग्लैंड के अंदर क्या रहेगा, ग्लैंड है वो सिलेवरी ग्लैंड है वो डिक्रीज होगा, स्वेट का सिलेवरी ग्लैंड है उसका भी डिक्रीजन होगा। ब्रोंकियल और लैक्रिमल है इनका भी क्या है, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। स्किन और आई है वो ड्राई हो जाएगी। टॉकिंग एंड स्वेलिंग एक्टिविटी है वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी। एसिड का है पेप्सिन के अंदर वो भी कम हो जाएगा। म्यूकस है स्टमक के अंदर वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद आता है बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी के अंदर क्या है, टेम्परेचर है इंक्रीज होगा इस पे हाई डोज पे, लेकिन स्वेटनिंग है वो कम होगी। इसके बाद में लोकल एनास्थेटिक क्या एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर माइल्ड एनास्थेटिक एक्शन कॉज करेगा एट कॉर्निया पे। इस तरह से क्या है, अपन इसके मैकेनिज्म एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को विद साइड इफेक्ट के साथ अपन ने इससे को अच्छे से और इजीली समझने की कोशिश करी है। अब इसके एंटीकोलिनर्जिक के यूज की बात आती है, तो एंटीकोलिनर्जिक का यूज किस में होता है, अल्सर में होता है, जीआईटी के सिक्रेशन को इंक्रीज करने में। अस्थमेटिक पेशेंट में यूज किया जाता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया में जहाँ जिनकी बीपी वगैरह है वो कम हो गई तो उसको टैकीकार्डिक कंडीशन कोज करने के लिए। यह क्या होता है, एब्डोमिनल स्पाज्म होता है जिसके अंदर, उसके अंदर क्या पार्किंसंस की डिजीज होती है जिसमें क्या डोपामाइन का बैलेंस है वो उसको एसिटाइलकोलिन के बैलेंस से इक्वल करने के लिए, या मोशन सिकनेस में क्या है अपन इसको एंटीकोलिनर्जिक को एज ए ट्रीट के तौर पे यूज करते हैं। तो इसके क्या रहेंगे, यूजेज रहेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, फोटोफोबिया करेगा, जो आपका पिपल का साइज है उसको डिक्रीज करेगा, इस तरह की एक्टिविटी होगी। उसके बाद में क्या है, ये एसिटाइलकोलिन के अपोजिट एक्शन करता है तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी, स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, स्टमक की जो टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटेस्टाइन की टोन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट है, बीपी है, ये क्या है इनमें बढ़ जाएगी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या है, एंटीकोलिनर्जिक का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है विद फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ और विद मैकेनिज्म एक्शन के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में खाली आपसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया है, जो मैंने आपको अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश करी है। ये क्या है, आपका फार्माकोलॉजिकल का एक्शन है। ये आप जो देख रहे हो सातों के सातों पॉइंट्स, ये बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से इसके अंदर समझाए हुए हैं, जिनको आप अच्छे से और इजीली दो बार वीडियो 3 बार वीडियो देख करके आराम से समझ सकते हो। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन। एनएसएडीज और ऑपवर्ड एनालिसिस के बारे में जस्ट अभी अपन ने बात की है। एनएसएडीज क्या है, तीनों एक्टिविटी पे काम करते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी पे। तो उसके बारे में अपन ने एग्जांपल डाले थे कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 के हिसाब से। एस्पिरिन है, आइब्रूफेन है, वेलिकॉक्सिब था, ड्रिकॉक्सिब था, पैरासीटामोल था। तो ये क्या आ जाएंगे, एनएसएडीज के एग्जाम्पल आ जाएंगे। उसके बाद में ऑपवर्ड एनालिसिस के बारे में बात की थी। तो ऑपवर्ड में क्या है, 2 टाइप के थे, नेचुरल था, नेचुरल में अपन ने मॉर्फिन के बारे में जाना था, कोडिन के बारे में था, ठीक है, नोस्केफिन था, पेपावरिन था, इस तरह की एक्टिविटी आई थी। उसके बाद में सिंथेटिक थी, सिंथेटिक में पैथिडिन था, फेंटाइल था और अपना मेथाडोन था। तो इस तरह के डेरिवेटिव से अपन इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद में इसके अंदर सेमी सिंथेटिक भी आते हैं। सेमी सिंथेटिक में जैसे आपका क्या, फोलकोडिन है, हीरोइन है, इथाइल मॉर्फिन है। तो ये क्या आपके सेमी सिंथेटिक के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर मेन अगर मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो क्या है, नेचुरल है वो किस में यूज किया जाता है, जैसे कोडिन है आपका, तो कोडिन किस में यूज आता है, एज ए एंटीटसिव के तौर पे, मतलब ड्राई कफ को रिमूव करने के लिए इसको अपन यूज करते हैं, या इसको स्पाज्मोटिक कफ के तौर पे भी यूज किया जाता है नोस्केफिन को। उसके बाद में पैथिडिन आता है। तो पैथिडिन क्या है, सिमिलर मैकेनिज्म एक्शन देता है किसके, मॉर्फिन के। तो ये क्या है, अपन इसको मॉर्फिन के
ट्रीटमेंट में भी मॉर्फिन के एज ए इक्विवेलेंट भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है अपना मेथाडोन है। तो मेथाडोन क्या है, अगर अपन ओपियम से या मॉर्फिन से क्या अपन को विड्रॉल सिम्टम मिल रहे हैं तो उसकी कंडीशन में क्या अपन मेथाडोन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या है अपन इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद में सेमी सिंथेटिक में आता है अपना इथाइल मॉर्फिन है। तो एज ए एंटीटसिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये आपका ये फोल्कोडिन है, ये क्या है डाईएसिटाइल मॉर्फिन का ही सब्सटेंस है। तो इस तरह से कुछ एक एक्टिविटी अपन इनको एज ए ओपियम ओपियोइड एनाल्जेसिक के तौर पे यूज की जाती है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक्स में। अब इसके यूजेस की बात करें तो नॉर्मल एनाल्जेसिक एक्टिविटी पे क्या है अपने एनएसएआईडीज को यूज करते हैं, और हाई स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए क्या अपन ओपियोइड एनाल्जेसिक को यूज करते हैं। अगर सीवियर टाइप का पेन हो तो उसके अपन लिए भी अपन क्या है अपन ओपियोइड एनाल्जेसिक को यूज करते हैं। इसको एज ए एंटीटसिव के तौर पे भी यूज किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो तो क्या है ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, सेकेंडरी सीवियर पेन पे है, एज एंटी टसिव के तौर पे है, एंटी मोटिलिटी के तौर पे अपन इसको यूज करते हैं। और सीवियरिटी के अंदर क्या है अपन इसको क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक के तौर पे क्या है अपन ओपियोइड एनाल्जेसिक को यूज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं अपने म्यू कप्पा और डेल्टा के रिसेप्टर उनको क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं। जो म्यू क्या है म्यूसिस या यूफोर्बिया खुशी होने की कंडीशन के अंदर अपन यूज करते हैं। क्या कप्पा है वो क्या करता है सिडेशन कोज करता है, और डेल्टा है वो क्या करता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर करता है, जो क्या करता है बिहेवियरल चेंज की एक्टिविटी का काम करता है। तो इस तरह से क्या है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है वो इन म्यू कप्पा डेल्टा एक्टिविटी के मेन मैकेनिज्म एक्शन पे वर्क करते हैं। तो ये आपका क्या रहा अच्छे से और इजीली शानदार तरीके से ओपियोइड और एनएसएआईडीज के अंदर शॉर्ट नोट हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अपना कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट्स। अपना है एंटी कोगुलेंट और कोगुलेंट। कोगुलेंट में क्या रहता है कि मेनली जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जो क्या है ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे विटामिन के है, फाइटोनाडाइन है, विटामिन के 2 एमिनाडाइनोन है, क्रोनिक बैक्टीरिया से है जो विटामिन के 3 एमिनाडाइनोन है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स है। ये क्या करते हैं विटामिन के इपॉक्साइड फॉर्मेशन को क्या हाइड्रोक्विनोन के साथ मिलकर के क्या है इपॉक्साइड की फॉर्मुलेशन बनाते हैं। और जो इपॉक्साइड की फॉर्मुलेशन है उसके अंदर क्या है प्रोथ्रोम्बिन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो सेकंड है, 7th है, 9th है, 10th है, जो क्या करते हैं कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और क्लोटिंग करते हैं। इसी तरह से क्या है आपका विटामिन के है जो क्या है क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्लीडिंग है उसको डिक्रीज करता है। इस तरह से क्या है अपन इसको एज ए कोगुलेंट के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद आता है अपना एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट में क्या है दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और फिजियोलॉजिकल एंटी कोगुलेंट। इसके अंदर दो रहते हैं वारफेरिन और हिपेरिन, जो क्या है एज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स अपन इनको यूज करते हैं। ये क्या है वारफेरिन है ये आईवी ये ऑरली दिया जाता है, और जो हिपेरिन है ये आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। मेनली ये क्या करते हैं आपका जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड होता है उसके अंदर क्या है क्लोटिंग का जो फाइब्रिनोजन की प्रेजेंस होती है उसको क्या करता है डिक्रीज करता है, जिससे क्या है थ्रोम्बिन नहीं हो पाता है। ये क्या रहता है मैंने इसका प्रोसेस रहती है किसके अंदर एंटी कोगुलेंट के अंदर। तो आपने ये क्या है इतना ही लिखना है, जिससे क्या है अपन एंटी कोगुलेंट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम अब अपन चेक करते हैं कि इसकी ब्लीडिंग टाइम कितनी है, कितनी टाइम समय के बाद स्कंदन हो रहा है कोगुलेंट हो रहा है, तो जिससे अपन को पता चल जाएगा कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट की प्रॉपर्टी दोनों से। इसके बाद अगला अपना आता है लोकल एनास्थेटिक या जनरल एनास्थेटिक। लोकल एनास्थेटिक जनरल एनास्थेटिक के बारे में अपन क्या अच्छे से डिस्कशन कर ही चुके हैं कि लोकल एनास्थेटिक लोकल एरिया के और सोडियम आयन को क्या करते हैं ये ब्लॉक करते हैं। पोटेशियम आयन के लिए क्या है जनरल एनास्थेटिक है वो अपन करते हैं, वो क्या है मेजर सर्जरी के लिए यूज करते हैं, और लोकल एनास्थेटिक माइनर सर्जरी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये अपन ने पहले काफ़ी अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। उसके बाद में आता है अपना सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सीडेटिव और हिप्नोटिक के अंदर क्या आता है अपना बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स आता है, जो क्या करते हैं इसको मेंटेन स्लीप करते हैं और एक्साइटमेंट को है उसको डिप्रेस करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या है सीडेटिव और हिप्नोटिक में यूज होती है। तो इसके एग्जांपल अपन समझते हैं। अब क्या सीडेटिव्स क्या करते हैं एक्साइटमेंट को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। इसी तरह से अपन डिफरेंशिएट करते हुए इसके अंदर क्या आता है सीडेटिव में बेंजोडाइजेपिन से वो सारे के सारे सीडेटिव में आते हैं। बारबिचुरेट क्या करते हैं ये क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं किसको स्लिप को। इसके अंदर कौन से आते हैं बारबिचुरेट लाइक सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब बेंजोडाइजेपिन का एग्जांपल देखें तो आपका डायजिपाम है, एक्सोजिपाम है, नाइट्राजिपाम है, ट्राइजोलाम है, मिडाजोलाम है, ये सारे के सारे किसके हैं बेंजोडाइजेपिन, जिसके पाम आई लास्ट में क्या है वो बेंजोडाइजेपिन है। और बारबिचुरेट्स क्या है जिसके लास्ट में टोन है वो सारे के सारे क्या है बारबिचुरेट्स है। कैसे जानिए जैसे फिनोबारबिटोन है, मेफोबारबिटोन है, एमोबारबिटोन है, ब्यूटोबारबिटोन है, पेंटोबारबिटोन है, सेकोबारबिटोन है, थायोपेंटोन है। तो इस तरह से क्या है ये अपने बारबिचुरेट्स है। अब देखिए मेनली इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है। तो सीडेटिव जो होते हैं उनके अंदर क्या है ये गाबा एगोनिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं कोलराइड जो जनरल होते हैं अपने उनको क्या करते हैं ओपन करते हैं। लेकिन अपन जो
हिप्नोटिक से ये क्या करेंगे, फैसिलिटी करेंगे किसको, गाबा के एगोनिस्ट को। क्या करते हैं, ये गाबा के एगोनिस्ट के फैसिलिटेटरी होते हैं और ये क्या करते हैं, इसका एक्शन को क्या करते हैं, माइमिक करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, ये हाई डोज पे एक्टिवेटेड होते हैं। उसके बाद में इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस है जनरल सेडेटिव्स है, वो किस में यूज करते हैं, एंटी एंजाइटी के तौर पे, एंटी कन्वल्जेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं इनको, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे और जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इनको यूज करते हैं। जबकि अपन हिप्नोटिक की बात करें तो ये क्या है, एज एंटी कन्वल्जेंट के तौर पे यूज किया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया के यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन साइड इफेक्ट देखें हम, तो इसके सेडेटिव्स की तो क्या है, अमनीशिया की कंडीशन होती है, जो अपन ने जाना था क्या होता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया स्टार्टिंग में जाना था, वो क्या होती है, अमनीशिया की कंडीशन होती है। क्या करते हैं, पेन का लॉस करते हैं। उसके बाद में सेकंड आती है अपनी हिप्नोटिक्स के अंदर, हिप्नोटिक के साइड इफेक्ट आएंगे, टॉलरेंस और डिपेंडेंस होते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि डोज पे इनको क्या रहते हैं, ये हाई डोज इनके अंदर रिक्वायर्ड होती है, लो डोज पे क्या है, टॉलरेट आ जाती है। उसके बाद में क्या है, हिपेटिक माइक्रोजोमल की एक्टिविटी इसके अंदर क्या रहती है, ये एंजाइम इंडक्शन भी करते हैं। मतलब एंजाइम इंडक्शन का मतलब होता है कि नई एक्टिविटी को इंड्यूस करना, एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं, जिससे क्या है, ये मेटाबॉलिज्म का सिंथेसिस होता है, उनको बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, ये इनकी जो थेरापेटिक कंसंट्रेशन होती है वो नैरो होती है, इसकी बार बार क्या करनी पड़ती है, अपने को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर हाई डोज दे दी जाए तो क्या है, कई बार इसके अंदर कोमा या डेथ की कंडीशन भी आ सकती है हिप्नोटिक में। तो इस तरह से क्या अपन सेडेटिव और हिप्नोटिक में डिफरेंशिएट किया और जाना। अब आता अपना एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक है वो क्या है, लिविंग सेल्स पे वर्क करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या है, नॉन लिविंग सेल्स पे वर्क करते हैं। अगर लिविंग सेल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल की कंडीशन खोज करनी है तो अपन क्या है, एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे क्या है, अपन जब अपन क्या है, नॉन लिविंग सेल्स पे क्या है, बैक्टीरियोसाइडल की कंडीशन खोज करनी है या बैक्टीरियोस्टैटिक की कंडीशन खोज करनी है तो ये क्या करते हैं, अपन डिसइंफेक्टेंट को यूज किया जाता है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल्स वगैरह है, तो इस तरह के एग्जांपल्स क्या है आपके डिसइंफेक्टेंट के। इथोनेल हो गया, तो ये क्या है, ये भी आपका डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ही यूज किया जाता है। अब अगर अपन एंटीसेप्टिक की बात करें तो क्या है, बीटामिथासोन से ये क्या है, आपका एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। अपन इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीटली डिटेल करते हैं अभी। तो इसके क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फिनोल डेरिवेटिव्स। फिनोल डेरिवेटिव्स में आपका फिनोल है, क्रीजोल है, एक्साइल रिसोर्सिनोल है, हेक्साक्लोरोफिन है। उसके बाद में हेलोजन डेरिवेटिव में आपका आयोडीन है, आयोडोफोर्स है, क्लोरीन है, क्लोरोफोर्स है। अल्कोहल में अगर बात करें तो इथेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है। सरफेस एक्टिंग एजेंट की बात करें तो क्लोट्रेनम अमोनियम क्लोराइड है, जैसे आपका बेंजोल क्लोराइड है, जो आपको क्या है, आई प्रिपरेशन के अंदर आज प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करता है। इस तरह से क्या है, ड्यूक्लोरोनम क्लोराइड है, विगोनाइड में क्लोरोहेक्साडाइन है। स्वॉप के अंदर बात करें तो सोडियम और पोटेशियम की स्वॉप्स वगैरह हैं। इस तरह से क्या मेटालिक साल्ट्स के अंदर बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्फर सल्फर डायाजीन है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फेट है। एसिड्स के अंदर बात करें अपन डिसइंफेक्टेंटों की तो क्या आपका बोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। गैसेस के अंदर आपकी इथाइलिन ऑक्साइड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजोल पेरोक्साइड है। डाइज के अंदर बात करें तो जेनियन वायलेट है, मिथाइलिन ब्लू है, ब्रिलियंट ग्रीन है। तो इस तरह से क्या अपन इनको यूज कर सकते हैं। और मिसलेनियस के अंदर अपना है नाइट्रोफिरेंटेन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का। अगर इसका मैकेनिज्म एक्शन की बात करें डिसइंफेक्टेंट और की तो क्या रहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वाल होती है तो उसके अंदर क्या इंटरफेयरिंग करती है, या तो क्या कर देगी, सेल वाल है उसको डैमेज कर देगी, या उसका प्रोटीन सिंथेसिस है उनको इनहिबिशन कर देगी, या क्या करेगी, उसका जो डीएनए है उसके अंदर इंटरफेयरिंग करते हैं, उसको डीएनए गैरेज की एक्टिविटी करती है और किसी भी तरह से क्या है, बैक्टीरिया को क्या करती है, किल करती है और इनहिबिट करती है। तो इसका क्या रहता है, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, जो ब्रोंकियल को क्या करते हैं, डायलेट करें। ब्रोंकियल का होते हैं अपनी जो अस्थमेटिक कैविटी होती है वो होती है रेस्पिरेशन के अंदर जो होता है। तो इसके अंदर मेनली क्या करते हैं, ये जो ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं कि आपका जो कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है उसके अंदर इसको मेनली यूज किया जाता है। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है, एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स है, तो अपन क्या है प्लांट एल्कलॉइड्स है, जैसे कैफीन है, थियोब्रोमिन्स है एंड थियोफाइलिन्स है। ये क्या करते हैं, सीएनएस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो आपकी ब्रोंकियल है तो उस ब्रोंकियल के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, जिससे क्या है उसका ब्रोंकियल है वो डायलेट हो जाती है। तो इसके बाद में क्या है अपन जैसे आपका थियोफाइलिन है, या ये भी क्या है ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, अमीनोफाइलिन है, डाइफाइलिन है, ऑक्सीट्राइफाइलिन है, थियोफाइलिन है। क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टेज की एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका अंदर जो इंटरनली वाल है, जो अस्थमा की, अस्थमेटिक्स कैविटी की, जो रेस्पिरेशन कैविटी की, ठीक है, जो ब्रोंकियल की, जो उस वाल में क्या रहता है कि उसके अंदर जो आपका ब्रोंकियल का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सीएमपी का लेवल इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, थियोफाइलिन की वजह से।
तो जिससे क्या होगा, आपका जो एक्सपोजर एक्टिविटी है, मतलब जो आपकी कैविटी जो बिल्कुल थिन हो चुकी है, पतली हो चुकी है, तो उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, उसको रिलैक्स कर देगा, जिससे क्या कैविटी है वो बड़ी हो जाएगी, आराम से आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। और उसके अंदर जो इनर साइड के अंदर जो म्यूकस है, वो सिक्रीशन म्यूकस का है, वो जम गया होता है, उस म्यूकस के सिक्रीशन को क्या करता है, बाहर बॉडी से एक्सपेल आउट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसके अंदर एग्जांपल अपन कुछ और भी जान सकते हैं, जैसे आपका साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटेलिन है, सार्बोट्रियोल है, बाम्बिट्रोल है, ये क्या है, लॉन्ग एक्टिव के तौर पे यूज किए जाते हैं एज ए बीटा 2 अगोनिस्ट। उसके बाद में अपना ये क्या करते हैं, सीएमपी लेवल का इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका इनर वॉल होती है जो, वो क्या करती है, उसको एक्सपेल आउट कर देती है अंदर के म्यूकस सिक्रीशन को, जिससे क्या है आपको रिफ्लेक्सिंग एक्टिविटी और आराम से आप क्या है वो सांस ले सकते हो। तो ये क्या रहा आपका। उसके बाद में फोस्फोडाइएस्टरेज है, तो फोस्फोडाइएस्टरेज के अंदर आता है आपका थियोफाइलिन है, थियोब्रोमिन है, कैफीन है, तो ये आपके फोस्फोडाइएस्टरेज के अंदर आते हैं। तो इसको दो कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट और फोस्फोडाइएस्टरेज। इसको क्या है, अपन एक और भी अपन जान सकते हैं, जैसे क्या है, इसको एज ए अपन कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर भी अपन इसको यूज करते हैं। तो अपन पेप्टिक अल्सर की बात करें, तो पेप्टिक अल्सर में क्या रहता है कि मेनली आपको पता ही है कि पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर सी पाइलोरी या एच पाइलोरी की वजह से होता है, जिसके अंदर क्या रहता है कि एसिड का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है और आपके म्यूकस का सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम कॉज हो जाता है और आपके अंदर एसिडिटी कॉज होती है। तो रीजन क्या रहता है कि अगर आप एक्सेस मात्रा में एनएसिडाइज वगैरह लेते हो, एस्पिरिन है या आपके स्टीरॉइड्स वगैरह है, या डाइट के अंदर टी कॉफ़ी वगैरह है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, या आपकी सीटिंग ज़्यादा रहती है, तो इसके अंदर क्या रहता है कि अपन पेप्टिक अल्सर की डिजीज कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होना बंद हो जाता है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि मेनली एसिडिटी कॉज होगी और अल्सर का सिक्रीशन है वो आपके अंदर बढ़ जाएगा और म्यूकस का सिक्रीशन है वो घट जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर बात करें अपन, तो पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सा यूज किया जाता है, तो एंटासिड यूज किया जाता है। तो एंटासिड में दो टाइप के होते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक के अंदर आता है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट और नॉन सिस्टमिक में आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या कहते हैं, एज आपके एंटासिड के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एचसीएल को सिक्रीशन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है वो यूज किया जाता है। H2 ब्लॉकर है, जैसे आपका सिमेंटिडिन है, एमेंटिडिन है, रेमेंटिडिन है, फोमेंटिडिन है, ये क्या है आपके H2 ब्लॉकर है। या प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करे, जैसे आपका मीजोप्रोस्टिल है, इनोप्रोस्टिल है, रियोप्रोस्टिल है, तो इस तरह के एजेंट आप यूज करते हैं। उसके बाद में क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आपका लेंसाप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, रेबिप्राजोल है, ये आप यूज करते हो। उसके बाद में क्या अपन अल्सर प्रोटेक्टिव के यूज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर में सुक्रालफेट है, ठीक है, कोलोइडल बिस्मथ सुक्रोज है, तो इस तरह के एजेंट्स अपन, या एल्यूमिनियम का साल्ट है वो बना करके पिला सकते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या है, फोमिंग आ जाएगी। तो ये क्या है, इस तरह से अल्सर प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद में क्या है, अपन अल्सर हीलिंग एजेंट भी यूज करते हैं। अल्सर एजेंट में अपन बात करें तो क्या है, आपका कार्बोनेक्लोन सोडियम है या डीलोकोरासाइट है, तो ये क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, सेल का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जैसे आपका एच पाइलोरी, सी पाइलोरी है, तो इसकी कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं अपन क्या, कैलिथ्रोमाइसिन और अमिप्राजोल या एमिमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, जिससे क्या है, आपके एच पाइलोरी और सी पाइलोरी बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या है अपन इसके अंदर पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज की जाती है। और म्यूकस का सिक्रीशन मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है, इसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे बढ़ेगा, पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट होगा तब, और एचसीएल का सिक्रीशन घटेगा। लेकिन पेप्टिक अल्सर होता है उस कंडीशन पर क्या होता है, एचसीएल का सिक्रीशन बड़ा होता है और म्यूकस का सिक्रीशन कम होता है। तो कुछ किया एजेंट्स अपन क्या है, ड्रग के तौर पे यूज करते हैं और अपन इनको अच्छे से पेप्टिक अल्सर ट्रीट करते हैं। तो ये जितने भी मैंने नाम बताए आराम से दोबारा से एक बार फिर से सुनिए और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट आता है अपना हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सी होती है, जो ड्रग क्या है अपन यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, जो क्या करे, ग्लाइसेमिक लेवल को क्या करे, कंट्रोल करे, मतलब ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करे। कैसे करेगा, जैसे आपका सल्फोनिलयूरिया डेरिवेटिव्स है, तो सल्फोनिलयूरिया डेरिवेटिव्स के अंदर क्या आता है आपका, जैसे ये फर्स्ट जनरेशन है, टोलबुटामाइड है, क्लोरप्रोपामाइड है, टोलाजामाइड है, एस्ट्राजोलामाइड है। इसी तरह इसके अंदर सल्फोनिलयूरिया सेकंड जनरेशन देखें तो ग्लिप्लाजाइड है, ग्लूब्राइड है, ग्लिमिप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड है, तो ये क्या आपकी सल्फोनिलयूरिया डेरिवेटिव है। उसके बाद में आता है आपका, ये मेनली मैकेनिज्म एक्शन क्या करते हैं, ये जो आपका पोटेशियम कंडक्शन है, उस पोटेशियम कंडक्शन को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देते हैं पोटेशियम चैनल से बाइंड होकर के। तो इस तरह से क्या है, अपन
इसकी एक्टिविटी करते हैं, जिससे क्या होगा, इंसुलिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड आता है अपना मेग्लिटानाइड। मेग्लिटानाइड क्या करता है, रापाग्लिटिन है, नेटाग्लिटेनाइड है, तो ये क्या कर देंगे, फास्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। कैसे, जो आपका जो पोस्ट पेरेंटल एक्टिविटी होती है उसको क्या करते हैं, जल्दी से और एकदम से इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कम समय के लिए और जल्दी से इसको क्या कर देंगे, इंसुलिन लेवल को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद में आता है आपका थायोजोलिडिन। थायोजोलिडिन में आता है रोजिग्लिटिनाइड, थायाग्लिटाजोन और पायाग्लिटाजोन। ये क्या करते हैं, आपका जो एलडीएल लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या है, ये आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये मेनली किस पे एक्टिविटी करते हैं, ये आपका जो पीपीआर होता है, वल्व एक्टिविटी प्रोक्सिमल प्रोलिफरेट एक्टिवेटेड ग्लूटाफोर होता है, ग्लूटाफोर बोलते हैं जिसको, उसको एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि आपका इंसुलिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है बिग्विनाइड, आता है मेटफॉर्मिन और फैनफॉर्मिन। ये क्या करते हैं मेनली, ये जो आपका इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको क्या करती है, ये रोकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल चेन होती है सेल की, उसके अंदर क्या है, इंटरफेरेंसिंग होगी और आपका जो ग्लूकोज के अंदर लेवल है वो, इंसुलिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या ये कुछ एक्टिविटी करते हैं। इसी तरह से अगला आता है अपना अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये क्या है, कार्बोज है, मेग्लिटिजोल है, ये क्या है, एज ए ओलिगोसैकेराइड यूज करते हैं। ये भी क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ही पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं और जो क्या रहता है, मोनोफ्रक्टोज के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसके बाद में डाइटरी फाइबर है, जैसे आपका ग्वारगम वगैरह, ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट करते हैं, जिससे क्या शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली ही क्या है, डिक्रीज होता है और अपना इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद में क्या है, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स है, जैसे आपका मेटफॉर्मिन, फेरमोन है, ये क्या करता है, बढ़े हुए शुगर लेवल को क्या करते हैं, ये अपने डिक्रीज करते हैं, जो अपन ने एज ए बिग्विनाइड के तौर पे इनको बात करी थी। तो इस तरह से क्या अपन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है वो यूज करते हैं ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में, जो क्या करते हैं, इंसुलिन का लेवल बढ़ा देते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी पर इसका मैकेनिज्म रहता है, कहीं किसी का ग्लूटाफोर पे रहता है, तो किसी का पोटेशियम कंडक्शन पे रहता है, कोई एपेटाइट को कम करके कर रहा है, तो कोई इंटेस्टाइन की एक्टिविटी के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रियल चेंज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल चेन के अंदर। तो इस तरह से क्या अपन इसको देखते हैं। लेकिन अपन इसके साइड इफेक्ट्स की बात देखें तो साइड इफेक्ट में क्या रहता है, कई बार क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन कॉज हो जाती है। ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट करते हैं, कुछ एक है, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक साइड इफेक्ट की बात करें, जैसे आपका मेटफॉर्मिन, फेरमोन टाइप लाइक है, ये क्या करते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। तो इस तरह से क्या अपन इनको थोड़ा सा देख सकते हैं और इनके साइड इफेक्ट लिख सकते हैं। या क्या करते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस करते हैं। तो देखो ये इनके नाम से ही क्लियरेंस हो रही है कि कई बार क्या होता है कि अपन जैसे क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे एजेंट दे क्यों रहे हैं, ब्लड शुगर को लेवल कम करने के लिए। तो अगर ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। तो इस तरह से क्या अपन इसको साइड इफेक्ट्स के तौर पर इनको अपन लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हुआ। उसके बाद में कोवलेंट एंटीकोगुलेंट दोबारा आ गया है। उसके बाद अगला है अपना एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स। अपन ने अभी डिस्कशन किया था, क्या एनएसआईडीज के तौर पे आते हैं। एनाल्जेसिक एक्टिविटी में दो टाइप्स होते हैं, नॉर्मल एनाल्जेसिक जो क्या करते हैं, कम पोटेंसिव एक्टिवेट होते हैं। हाइपोटेंसिव भी कौन से हो रहे थे, अपने ऑपोइड एनाल्जेसिक हो रहे थे, म्यू कप्पा और डेल्टा, जिन पे एक्टिविटी बात की थी। एंटीपायरेटिक के तौर पे अपन ने बात करी थी अभी, क्या करते हैं, जो पीएच के लेवल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और अपना एज ए एंटीपायरेटिक एक्टिविटी कर देगा, जो फीवर वगैरह के लिए अपन यूज करते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, इस तरह के। तो एनएसआईडीज के जो भी अपन सब्सटेंस थे, कॉक्स 1 था, कॉक्स 2 था, मतलब आपका आइब्रूफेन है, एस्पिरिन है। उसके बाद में कॉक्स 2 में थे वेलकोक्सीबैट्री कॉक्सिब था, कॉक्स 3 में क्या आया था, अपना पैरासीटामोल आया था। तो इस तरह के एजेंट्स अपन इनको लिखते हुए उनकी साइड इफेक्ट्स वगैरह अपन आराम से और इजीली कर सकते हैं। आपका हाइपोग्लाइसेमिक हो चुका है। उसके बाद में आता कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। अब जैसे कि आपको कैंसर्स के बारे में पता ही है कि कैंसर्स के अंदर मेनली क्या रहता है कि एबनॉर्मलिटीज होती है की सेल की ग्रोथ की। तो क्या है, एबनॉर्मल हो जाती है, सेल का डिवीजन फास्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपकी कैंसरस डिजीज है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो अपन मेन माने तो टिश्यू का क्या है, वो एबनॉर्मलिटी होती है, एक्सेसिव मात्रा में क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है या ऑटोनोमस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी किसमें होती है, जो आपकी सेल्स होती है उसका अनवांटेड मतलब मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका सेल न्यूप्लास्टिक कहलाता है या न्यूप्लाज्म कहलाता है। इसको कैंसर भी अपन बोलते हैं। तो अपन इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, तो इसके जो अपन क्या है, रेडियोथेरेपी वगैरह है या कोई केमिकल सब्सटेंस वगैरह यूज़ करके या सर्जरी वगैरह करके उस पर्टिकुलर सेल को वो डैमेज निकाल देते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है वो मैलिग्नेंट सेल अगर रिमूव हो जाएगी तो सेल का डिवीजन नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ल्यूकोपीनिया की कंडीशन हो जाती है, WBC क्या है, बढ़ने लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल किलर सेल या नल सेल भी बोला जाता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या है,
या अगर अपन कीमोथेरेपी भी करवा लेते हैं या रेडियोथेरेपी वगैरह एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी करवा लेते हैं या सर्जरी वगैरह करवा कर भी कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो अपन क्या करते हैं, ड्रग का ट्रीटमेंट रहता है जिसमें क्या रहता है आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स वगैरह है। तो अल्काइलेटिंग एजेंट में क्या आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड है, मिक्लोरेथेमाइन है, साइक्लोफोस्फामाइड है, क्लोराम्ब्यूसिल्स वगैरह है, मिलाफेंस है, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोसोयूरिया है, कार्बामोस्टिन है, लोमोस्टिन है, सेमोस्टिन है, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटाइल सल्फोनेट है, ब्यूसल्फोनेट्स वगैरह, इस तरह से ये अपन क्या करते हैं एज ए अल्काइलेटिंग तौर पे यूज करते हैं। ये मेन इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है कि ये N7 का ग्वानिन डीएनए रिंग होती है, उस पर क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है अपना एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है आपका प्यूरिन रिंग्स है, पायरिमिडीन रिंग्स है, ठीक है, फोलेट है, फोलिक एसिड का मिथोट्रिक्सेट वगैरह है। तो ये क्या आपका एज ए एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है DHFR के पर ये एक्टिवेट करता है और उसके एस फेज को इनहिबिशन करता है। इसी तरह से आपका प्यूरिन मेटाबोलाइट्स है, एजाथायोप्रिन है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन है, 6 थायोग्वानिन है। और उसके बाद में अपना आता है पायरिमिडीन में आता है 5 फ्लोरो यूरेसिल है और साइटेरबाइन है। इसी तरह से अगर एंटी कैंसर्स के तौर पे अपन एंटीबायोटिक को यूज़ करें तो क्या है आपका क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड है, जैसे डॉक्सीरोबिसिन है, डेंड्रोबिसिन है, ठीक है। तो ये एजेंट अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद में क्या है मेटाफेज इनिबिटर है। मेटाफेज इनिबिटर में क्या आपका विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है। तो इस तरह के एजेंट्स अपन यूज़ करते हैं। ये क्या है इनका मेन मैकेनिज्म एक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूबुलिन से बाइंड होते हैं। इसी तरह से क्या है अपन मिसलेनियस में देखें तो टेमोक्सिफेन है, ग्लूटामाइड है, साइक्लोफोस्फामाइड है, एल एस्पार्जिनेज है। तो इस तरह के क्या है अपन एजेंट यूज़ करते हैं। अब देखिए मेनली मैकेनिज्म एक्शन इनका क्या रहता है, किस तरह से एक्टिवेट करते हैं। जैसे आपका अल्काइलेटिंग एजेंट की बात करी तो ये N7 ग्वानिन डीएनए होता है, उस पर एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। उसके बाद में एंटी मेटाबोलाइट की बात करी तो ये क्या करते हैं, सबके DHFR डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज की एक्टिविटी पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इनका मेन मैकेनिज्म एक्शन रहता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, जो आपका क्रॉस लिंकिंग डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से मेटाफेज की बात करें तो यह क्या है, आपका जो ट्यूबुलिन होता है उसके साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, उसकी जो पोलिमराइजेशन होता है ट्यूबुलिन का उसको इंक्रीज कर देते हैं, सेल डिवीजन जिससे क्या होता है बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये रही अपनी मैकेनिज्म एक्शन की बात। अब अपन साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट में आ जाएगा लॉस ऑफ हेयर है, जैसे आपका ड्राइनेस ऑफ स्किन है, स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा, ओवम का फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, आरबीसी है, प्लेटलेट है, ये सब डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि सेल पे डिवीजन हो रहा था और सेल को अपन क्या कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं। तो क्या होगा, सारी जो सेल की एक्टिविटी हो रही थी वो सबकी सब क्या है बंद हो जाएगी। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ये भी क्या है काउंटिंग में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी होती है। आपका सीरोटोनिन वगैरह है या गाउट वगैरह की एक्टिविटी है, यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या होती है, अपन एंटी कैंसर्स की जब मेडिसिन कैंसर की मेडिसिन दी जाती है, एंटी कैंसर सब्सटेंस से दिए जाते हैं तो ये कुछ एक साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये आप दोबारा से आराम से और अच्छे से इजीली सुनेंगे दोबारा से रोक करके, तो ये आपको अच्छे से ढंग से ध्यान में याद रहेंगी बातें ये, और बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हम देखो इसमें बताया गया जैसे क्या है अपन इसको सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं या इसकी क्या है कीमोथेरेपी भी करवा सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी एक्टिविटी करवा करके भी अपन इसको क्या करते हैं ट्रीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका कुछ क्लासिफिकेशन है, आप इसको आराम से रोक करके स्टॉप करके ढंग से देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। ये पूरा का पूरा एंटी कैंसर्स का क्लासिफिकेशन है, एंटीबायोटिक का है, मेटाफेज के इनहिबिटर्स है जैसे विनक्रिस्टिन था, अपने मिसलेनियस में भी मैंने आपको बताया जैसे टमोक्सिफेंस है वो ब्रेस्ट कैंसर में है, ग्लूटामाइड्स है प्रोस्टेट कैंसर में है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एंटी कैंसर का क्वेश्चन बिल्कुल भी कुछ भी इसमें पेंडिंग नहीं रहने वाला है। और जो मैंने अगर आपको सुपरफिशियली करना चाहता है जो मैंने आपको बताया है वो कर लें तो आप सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना एंटीवायरल के अंदर एफ जो है 9 नंबर क्वेश्चन का एंटीवायरल देखेंगे और उसके बाद में एंटी फंगल है, तो इसके दोनों का अपन डिस्कशन करते हैं। अब देखो नाम से कन्फर्म है तो आपको क्या है एंटीवायरल की डिजीज ड्रग की क्यों जरूरत पड़ रही है, वायरल के इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, अब 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। एंटी हर्पस है 2 टाइप्स के, टॉपिकल है, टॉपिकल में आपका आईवीटी है, एडोक्सिरुडिन है, विडेरबाइन है, विनक्रिस्ट ड्राइफ्लोरिन है और एसाइक्लोविर है। ये क्या करते हैं आपके एच सिम्प्लेक्स पे क्या करते हैं कंजक्टिवाइटिस की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। कंजक्टिवा वगैरह है उसके अंदर अपन क्या करते हैं इसको टॉपिकली यूज़ किया जाता है, एसाइक्लोविर वगैरह को है। तो इसके बाद में क्या है अपन सेकंड बात करें तो एसाइक्लोविर है। एसाइक्लोविर क्या है सिस्टमिक तौर पे इसको यूज़ किया जाता है हर्पस और चिकन पॉक्स के जो वायरस होते हैं उसके अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। इसका मेन मैकेनिज्म क्या रहता है, जो आपके
अल्फा मोनोफॉस्फेट होता है उसको क्या करता है ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है, और जो आगे क्या रहता है कि जो आपका डीएनए रहता है उसकी सिंथेसिस को क्या करता है इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह से क्या करते हैं अपन, एसाइक्लोविर है इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन रहता है। मोस्टली क्या करते हैं एंटीवायरल के तौर पे क्या है इसको एसाइक्लोविर को यूज करता है, और एसाइक्लोविर क्या है एज ए प्रोड्रग के तौर पे यूज की जाती है। उसके बाद में सेकंड आता है अपना एंटी एचआईवी ड्रग्स। एंटी एचआईवी इसको एंटी रिट्रो ड्रग भी बोलते हैं। इसको 3 टाइप में इसको ड्राइव किया गया है। नो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिसके अंदर आता है आपका जुडोविडिन, सेवडिन, लेमिविडिन और डिडानोसिन। उसके बाद आता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आता है आपका न्यूविरापाइन एंड इफाविरेंज, ये आता है आपका। उसके बाद में आता है प्रोटीज इनहिबिटर में आता है रिटोनावीर और इंडिनावीर और निफेनावीर, ये क्या आते हैं आपके इसके प्रोटीज इनहिबिटर में आते हैं। अब आता है मैन इसका अपन मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैन मैकेनिज्म एक्शन के बारे में जाना, जैसे अपन क्या है हर्पस सिम्प्लेक्स है जो क्या है कीटोजेनिसिटी, इसके लिए क्या है एसाइक्लोविर मेन मैकेनिज्म एक्शन के अंदर रहता है। ये क्या करते हैं, ये सारी ड्रग्स क्या करते हैं बोन मैरो को सप्रेशन करती है, ये क्या इसका तरह का क्या है साइड इफेक्ट है। उसके बाद में क्या अपन एसाइक्लोविर की बात करें तो एसाइक्लोविर क्या है इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन मैंने बताया ये है हर्पस और चिकन पॉक्स के जो वायरस है उसके अंदर अपन इसको यूज करते हैं एज ए प्रोड्रग के तौर पे, ये एंटी वायरल ड्रग के तौर पे भी मेनली यूज करते हैं। और क्या करता क्या है मेन मैकेनिज्म क्या रहता है इसका इनहिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज को। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करी थी जो आपका नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या करता है आपको जो आरएनए होता है आरएनए से उसको क्या करता है डीएनए में जो कन्वर्ट होने की कंडीशन है उसको क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है। उसके बाद में आपका आता है उसके बाद आता है आपका नॉन न्यूक्लियोटाइड। नॉन न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है कि आपका जो ट्राइफॉस्फेट आयंस की वजह से क्या रहता है कि आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके अंदर तो क्या था जो आरएनए की वजह से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है इनहिबिट करता है। उसमें डीएनए से आरएनए और इसमें आरएनए से डीएनए का रहता है। अब के अंदर इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मदर टू फीटस के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर उसकी वजह से अगर एचआईवी होता है तो उसके लिए अपन क्या है जुडोविडिन मेनली यूज करते हैं। और अगर अपन हेपेटाइटिस बी के लिए यूज कर रहे हैं डीएनए के उसके इंटरफेरेंस को इनहिबिट करने के लिए तो क्या है लामोविडिन है वो मेनली यूज किया जाता है। ये तो इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या कर रहा है कि आपका जो डीएनए उसके क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है आरएनए से डीएनए बनने की जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्टेज की या ट्राइफॉस्फेट की दोनों की प्रोसेस को क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है। अब इसके अपन साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करता है मेनली किडनी डैमेज करता है, डायबिटीज इंसिपिडेशन की कंडीशन भी कॉज होती है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन से इसमें अपन इसके अंदर देखते हैं। और कई बार क्या रहता है कि अगर इन तरह की एक्टिविटी में जैसे जुडोविडिन वगैरह है लामोविडिन है ये इस पर क्या अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो अपन क्या करते हैं फोस्कारनेट मेडिसिन यूज की जाती है जो क्या है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे एंटीवायरल ड्रग के अंदर यूज की जाती है। तो इस तरह से क्या आपका ये एंटीवायरल क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म एक्शन के साथ विद एडवर्स इफेक्ट थेराप्यूटिक एक्टिविटी के साथ ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल में क्या रहता है कि आपको नाम से जैसे कंफर्म हो रहा है कि फंगीसाइडल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ये फंगस को क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं या उसकी स्प्रेस को किल कर देते हैं, स्प्रेस कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में इसका अगर अपन यूज करें तो कौन सा यूज होता है इसके अंदर पोलन डेरिवेटिव और बेंजोफिरोन है। पोलन के अंदर आता है एम्फोटेरोसिन बी, हेमाइसिन, नाटामाइसिन और निएस्टिन। तो ये क्या है मोनिनल डायरिया के अंदर मेनली इसको यूज किया जाता है किसको निएस्टिन को। नाटामाइसिन ये क्या करते हैं इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है पोलन डेरिवेटिव का जो आपके जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर क्या कर देती है पोर कर देती है और उससे जो उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो लीक आउट हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी तरह से अगला आता है अपना बेंजोफिरॉन डेरिवेटिव इसके अंदर आता है ग्लीशोफुलविन। ग्लीशोफुलविन में क्या रहता है कि ये क्या जो इसका मेटाफेज होती है उसको क्या करती है उसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या करती है अबनॉर्मल कर देती है कौन ग्लीशोफुलविन, जिससे क्या है बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद आता है आपका एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या रहता है 5-फ्लोरोसाइटोसिन आता है। ये क्या करती है डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को क्या करती है इनहिबिट कर देती है। उसके बाद आपका आता है एजोल डेरिवेटिव, इसके अंदर आता है इमिडाजोल एंड ट्रायाजोल। ये मेनली क्या करते हैं ये आपका जो एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस हो रहा होता है बैक्टीरिया के सेल्स में उसको क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा उसकी जो 14 अल्फा मिथाइलेज की कंडीशन है वो इनहिबिट हो जाती है। और जो साइटोक्रोम P450 है जो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो क्या करता है इनहिबिट हो जाता है फंगस के अंदर, जिससे क्या है फंगस की डेथ हो जाती है। यूज तो जैसे आपको नाम से क्लियर हो जाता है कि किसी भी तरह का फंगस हो, आपका आँख का हो, आई का हो, पैर का हो,
पूरी स्किन की बॉडी का कहीं का भी इन्फेक्शन उसके अंदर अपन यूज करते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है, ये क्या करते हैं, किडनी डैमेज करता है, कई बार एमनीशिया की कंडीशन हो जाती है, एरिथ्रोपोइटिन की कंडीशन कोज करता है, आरबीसी और एचबी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है इस कंडीशन में, ठीक है। यूरिक एसिड का लेवल है जिसमें क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या इसमें अपन मेनली देखने को मिलती है। तो इस तरह से क्या आपका ये एंटी फंगल और एंटीवायरल दोनों कंप्लीट हुए। तो अब तक क्या है, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 10वां क्वेश्चन अपन आगे करेंगे।